गाइज ये वीडियो इस एनीमे का तीसरा पार्ट है। आपको पिछले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन ने आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट किया और उस घमंडी प्लेयर को ठंडी नज़र से देखने लगा, जैसे वह सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं बल्कि उसके अंदर चल रही हर चीज़ पढ़ रहा हो। सिस्टम ने तुरंत जॉन की एबिलिटी का डिस्क्रिप्शन दिखाया और वह हल्का सा हंसा। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उसे ऐसा शो देखने को मिलेगा। लेकिन जिन ने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसके लिए सिर्फ देखना काफ़ी नहीं था, उसे उस वॉरियर की हिडन इंटेंशन समझनी थी ताकि वो स्किल कॉपी कर सके। जॉन ने कैजुअली हाथ हिलाया और कहा कि वो उसे ऐसे मत देखे, क्योंकि वो यहाँ लड़ने नहीं आया है। वो मुस्कुराया और बिल्कुल आराम से बोला कि बात सिंपल है, दोनों एक ही फील्ड में हैं और आगे चलकर शायद उन्हें साथ साथ काम करना पड़े, कंधे से कंधा मिलाकर। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे एक फ्रेंडली जेस्चर हो और कहा कि ये बस बेसिक कर्टसी है। जिन्हें भी हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके पीछे की सोच पूरी तरह अलग थी। बाहर से वह काम था, लेकिन अंदर वह जॉन के हर इमोशन को पढ़ रहा था। एंगर, प्राइड, जेलसी और सबसे ज्यादा अटेंशन पाने की चाह। रिपोर्टर्स इस पूरे सीन को कैप्चर करने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये मोमेंट परफेक्ट था। एक राइजिंग अननोन प्लेयर और एक एस्टैब्लिश्ड रैंकर आमने सामने। सामने बढ़ा हुआ हाथ सिर्फ हैंडशेक नहीं था, उसके पीछे जॉन की एबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ अ जायंट छुपी थी। और दूर खड़ा ब्लैक क्लाउड गिल्ड का नेता भी इस पूरे मोमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे वह किसी खास आउटकम का इंतजार कर रहा हो। जॉन का असली इंटेंशन साफ था। वह उस न्यूबी को हराना चाहता था जिसने अभी अभी विनर को गिराया था, और वो भी सबके सामने, ताकि सारी स्पॉटलाइट उसी पर आ जाए और उसकी रेपुटेशन और बढ़ जाए। जिनने हल्का सा सिर झुकाया और मुस्कुराया। अब वो सब समझ चुका था। सिस्टम ने तुरंत नोटिफाई किया कि हिडन इंटेंशन आइडेंटिफाई हो चुकी है और कॉपिंग कंडीशंस पूरी हो गई हैं। पहले जब टावर सिर्फ एक गेम था, तब ऐसी स्किल्स कॉपी करना आसान नहीं था, क्योंकि लिमिटेड प्लेयर्स के पास ही रेयर एबिलिटीज होती थी। लेकिन अब जब गेम रियलिटी बन चुका था, तो रेयर स्किल्स भी उसके लिए बस कलेक्ट करने वाली चीज़ बन गई थी, जैसे कोई अपने इन्वेंट्री को भर रहा हो। जिनने कैजुअली पूछा कि क्या ये सच में ब्लैक क्लाउड गिल्ड की तरफ से ग्रीटिंग है या इसके पीछे कुछ और है। जॉन ने मुस्कुराकर कहा कि वह अभी गिल्ड में नहीं है, लेकिन अगर वो ज्वाइन करना चाहे तो वे उसे खुशी से एक्सेप्ट करेंगे। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए, जैसे टेंशन स्लोली बिल्ड हो रही हो। जिनने पूछा कि अगर वो ज्वाइन करता है तो क्या उसे कोई एडवांस मिलेगा। जाइंट जैसे शरीर वाला जॉन हंस पड़ा और बोला कि बस अमाउंट बता दे। दोनों ने एक साथ अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन ये सिंपल हैंडशेक नहीं था, ये एक साइलेंट बैटल की शुरुआत थी। जॉन के चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था, वह इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी जिन ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या उसे सच में लगता है कि वो सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ से उसे हरा सकता है। जॉन ने हल्की मुस्कान दी और उसी पल उसका बॉडी रेड ऑरा से भर गया। उसका जवाब साफ था, हाँ बिल्कुल। उसने तुरंत अपनी स्किल एक्टिवेट की, उसकी आंखें चमक उठीं और वह जोर से चिल्लाया कि यह तो ऑब्वियस है। जैसे ही उसने अपनी ताकत कंप्रेस की, शॉकवेव्स चारों ओर फैल गईं। उसके पीछे अनुबिस का कॉर्ड एक्टिवेट हो गया, जिससे उसकी प्रेजेंस और भारी लगने लगी। अचानक जिन जमीन पर गिर गया, घुटनों के बल, जैसे प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया हो। लेकिन वो पूरी तरह टूटा नहीं, उसने खुद को संभाल लिया और उसी हालत में ऊपर देखा। उसने जॉन को ठंडी नज़र से घूरा और कहा कि वो अपनी ताकत पर काफ़ी कॉन्फिडेंट लगता है, लेकिन ऐसे दर्द में तड़पना क्या उसके प्राइड के खिलाफ नहीं है। ये सुनकर उसने अपनी पकड़ और कस दी और एक इलेक्ट्रिक करंट उसके शरीर में भेज दिया। जॉन दर्द से चीख उठा, उसका कंट्रोल टूट गया और अब वो बेकाबू होकर जिन पर वार करने लगा, चिल्लाते हुए कि वो रुक जाए। लेकिन जिन ने जल्दबाजी नहीं की, उसने सही टाइमिंग का इंतजार किया, फिर अपनी पकड़ छोड़ी और तुरंत उसके पेट में जोरदार पंच मारा। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि जॉन के मुंह से खून निकल गया और वो उड़कर अरीना के किनारे जा गिरा। जिन धीरे धीरे उसकी ओर चला, बिना किसी हरी के, और कामली बोला कि दोस्ती का नाटक करने की जरूरत नहीं है। उसी मोमेंट एक अजीब सा प्रेशर उसके गले के पास महसूस हुआ, जैसे कोई और प्रेजेंस आ चुकी हो। एक नया फाइटर अरीना में उतर चुका था। जिनने तुरंत आई ऑफ ट्रूथ यूज किया और सामने देखा, वह देप्यो था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि उसका केयरफुली प्लान्ड मोमेंट खराब हो चुका था। जिम ने कैजुअली हाथ जेब में डाला और सोचा कि गुस्सा होना समझ में आता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए था। देपियो ने खुद को फ्लेम्स में लपेट लिया और पूछा, क्या वह डर गया है। जिन ने बस हाथ से इशारा किया और कहा कि वो अभी गिल्ड मास्टर को हराने का प्लान नहीं कर रहा। ये सुनते ही देपियो का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी आंखें काली हो गईं। उसने गाली दी और ब्लड रेज एक्टिवेट करते हुए हवा में उछल गया। उसका हाथ पूरी ताकत से जिन की ओर बढ़ा और उसने चिल्लाकर पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि यह पॉसिबल है। लेकिन जिन ने कोई पैनिक नहीं दिखाया। उसने कामली अपना हाथ आगे बढ़ाया और डेलाइट एक्टिवेट कर दिया। पूरे एरिना में एकदम तेज रोशनी फैल गई, जिससे कुछ पल के लिए सब कुछ चौंक उठा। उसी समय उसके दूसरे हाथ में एक नाइफ आ गया
और आखिरी पल पर उसने रिफ्लेक्शन स्किल यूज़ करके अटैक को ब्लॉक कर दिया। देपियो ने गुस्से में उसे देखा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का उसकी एनर्जी को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। जिनके दिमाग में तुरंत एक मेमोरी आई, सेकंड फ्लोर के डिवाइन वॉरियर बॉस रेड की, जहां डेपियो वैनगार्ड नेता था, और तभी से उसने उसे अपने फ्यूचर ओपोनेंट के रूप में देखा था। देपियो ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि वो उसका मजाक न उड़ाए। जिन ने हल्का सा साइड में देखा, किसी ने रुको चिल्लाया था। अब देपियो ग्रीन मैजिक से घिर चुका था, लेकिन तभी एक आदमी उनके बीच आ गया और बोला कि ये टूर्नामेंट पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए उन्हें खुद को वर्दी साबित करना चाहिए। अरीना में स्टाफ उतर आया। सांग जिन आ चुका था। जिन ने उसे ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि ये कोरिया के अवेकेंड एसोसिएशन का नेता है। संगजिन ने भी जिन की ओर देखा, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। डेपियो ने गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहा कि वो सही समय पर आया है। ये लड़का उनके गिल्ड के प्लेयर को बुरी तरह हरा चुका है। संजन ने उसे शांत रहने को कहा और समझाया कि यह कोई पर्सनल फाइट नहीं, बल्कि टूर्नामेंट है और यहाँ चोट लगना नॉर्मल है। फिर उसने जिन की ओर देखा, उसे ग्रीट किया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके दिमाग में वो मोमेंट आया जब वो अपने ऑफिस में था और टूर्नामेंट डायरेक्टर पार्क ने उसे अर्जेंटली कॉल करके तुरंत आने को कहा था। उसी समय ऑडियंस में बैठा एक चश्मा पहने आदमी उसे बार बार सिग्नल कर रहा था, जैसे ये सब यहीं ख़त्म नहीं होने वाला, बल्कि कुछ और बड़ा होने वाला है। तो जिन ने फिर से अपने टेस्ट रिजल्ट्स को ध्यान से चेक किया, तब उसे समझ आया कि उसने अननोइंगली एग्जामिनर को इन्फ्लुएंस कर दिया था। वह हल्का सा भौहें चढ़ाते हुए खड़ा रहा और सामने वाले आदमी ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसे कोरिया में 16th रैंक यानी एस रैंक मिला था। संजिन और उसके लोग झुक गए और उसने माफ़ी मांगी कि उसे पहले गलत रैंक दिया गया था। ऑडियंस में बैठे सभी लोग अपनी सीटों से उछल पड़े और शौक में चिल्लाने लगे। एक आदमी दपियो के पास से भागता हुआ निकला और चिल्लाते हुए सबको रास्ते से हटने को कहा। जिनका ओपोनेंट पहले ही अनकॉन्शियस हो चुका था। सफेद बालों वाला आदमी दांत भींच कर खड़ा था, सोच रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये टूर्नामेंट ब्लैक क्लाउड गिल्ड के लिए एक स्टेज होना था, लेकिन जिन ने उसे पूरी तरह कुचल दिया था। वो थोड़ा आगे झुका और सोचा कि अब उसे सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। दीपियो ने एक रिपोर्टर का हाथ पकड़ लिया और कहा कि उनकी गिल्ड 3rd फ्लोर बॉस पर अटैक की प्लानिंग कर रही है। उसने अपनी जैकेट उतारी और चिल्लाकर कहा कि बाद में उनसे कांटेक्ट किया जाए। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। सैकड़ों कैमरास जिनको चारों तरफ से घेर चुके थे। देपियो ने आंखें बंद की, अपनी जैकेट जमीन पर फेंकी और वहां से चला गया। उसी समय सिस्टम ने नोटिफाई किया कि कॉपिंग कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। जिनको ब्लड रेज एनर्जी नाम की यूनिक एबिलिटी मिल गई। न्यूज में तुरंत आर्टिकल आ गया एक नए एस रैंक प्ले के बारे में। वीडियो के कमेंट्स में लोग हंस रहे थे कि कैसे जिन एक ही वार में गिर गया था। जिन ने हल्की स्मोक दी, उसे लगा ये रिएक्शन उसके लिए सही है। संजिन ने अपने आदमी की तरफ देखा और कहा कि माफी के तौर पर वे उसे एक प्लेन देंगे। जिन आराम से अपनी सीट पर बैठ गया और बोला कि अब उसे समझ में आया कि हाई रैंक क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। लोगों का एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाता है। प्लेन जमीन के ऊपर उड़ रहा था। एक स्टूवर्डेस उसके पास आई और उसके सामने खाना और ड्रिंक रख दिया। जिन ने सोचा, क्या यह सच में फर्स्ट क्लास है? फिर वह खुशी से खाने लगा। तभी एलिस ने उसे भाया। जिन ने कैजुअली पूछा, क्या हुआ? उसने सामने बैठी ब्लॉन्ड लड़की की ओर देखा, लेकिन एलिस ने कहा कि ध्यान उस पर नहीं, बल्कि उस आदमी पर दे। उस ग्रीन आइड आदमी से एक अजीब ऑरा निकल रही थी। वैम्पायर ने कहा कि उसके खून की स्मेल अजीब और खराब है। जिन ने उसे सस्पिशियस नज़र से देखा और पूछा, वो ऐसा क्यों कह रही है? एलिस ने जवाब दिया कि वह आदमी साधारण नहीं है। जिन ने भौहें सिकोड़ ली और सोचा, अगर एलिस जो लोगों को सिर्फ ब्लड बैग मानती है ऐसा कह रही है तो सच में कुछ गड़बड़ है। तभी सिस्टम ने नोटिफाई किया कि आई ऑफ ट्रूथ एक्टिवेट हो गया है। जिन ने शौक में अपनी आंखें खोली और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। कॉपिंग कंडीशन में साफ लिखा था कि उसे डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन ज्वाइन करनी होगी। सामने बैठा ब्लॉन्ड आदमी मुस्कुराया और जिन ये देखकर थोड़ा चौंक गया कि वह आदमी है। जिन ने उसे ध्यान से देखा और सोचा, यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह उनमें से एक है, क्योंकि वो इतना कैजुअली बिहेव कर रहा है। उस आदमी ने उसे नोटिस किया और पूछा, क्या वह जिन है? उसने उसकी ओर इशारा करके कंफर्म किया कि वही है जिसने कोरिया में एस रैंक हासिल किया है। जिन ने भौहें सिकोड़ ली और सोचा कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वह जानबूझकर इसी प्लेन में आया है। एस रैंक की खबर के बाद अब सिर्फ गिल्ड्स ही नहीं, बल्कि और लोग भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। जिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि हाँ, उसने हाल ही में यह रैंक हासिल किया है। उस आदमी ने कहा कि उसने उसे टूर्नामेंट में देखा था, वो बहुत इंप्रेसिव था। फिर उसने अपना बिजनेस कार्ड दिया और अपना नाम एलेक्स बताया। ब्लॉन्ड आदमी मुस्कुराया और बोला कि यह मिलना जैसे फेट हो, और उसने उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट किया। उसने कहा कि लंबे सफर में टाइम पास करने के लिए अल्कोहल से अच्छा कुछ नहीं होता। जिन मुस्कुराया। उसने सोचा कि वह खेल में साथ देगा और उसने हाँ कर दी। उनके सामने एक्सपेंसिव कॉन्याक रखी गई।
एलेक्स ने अपने बारे में बताना शुरू किया, वो कैसे अपना कॉस्मेटिक्स बिजनेस चला रहा है और टावर के आने के बाद उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिन पोलाइटली मुस्कुराता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये डेमोनिक ह्यूमन जानता है कि वो पहले ही उसकी असली पहचान समझ चुका है। ब्लॉन्ड आदमी शांत और फ्रेंडली तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसने ग्लास को घुमाया और कहा कि वो कोरिया बिजनेस के लिए नहीं आया है। एलेक्स ने ड्रिंक की ओर देखते हुए कहा कि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है और अवेकन के साथ काम करना चाहता है। समय के साथ चलना जरूरी है। उसने एक सिप लिया और कहा कि एक प्रॉब्लम है। ब्लॉन्ड आदमी ने ग्लास नीचे रखा और पूछा, क्या उसने मास्क्ड प्लेयर के बारे में सुना है? जिन ने उसकी ओर देखा और कहा कि उसने उसे थर्ड फ्लोर बॉस पर अटैक का सजेशन देते हुए देखा था और पूछा, क्या उसका उससे कोई कनेक्शन है? एलेक्स मुस्कुराया और बोला कि वे भी थर्ड फ्लोर बॉस रेड में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन वही आदमी उनके रास्ते में आ गया। जिन ने भौहें सिकोड़ लीं और कहा कि उसने कहा था कि वो अपने साथियों के लिए ऐसा कर रहा है और उसने मना कर दिया कि कोई इंटरफेयर ना करे, उसे ये काम अकेले करना है। जिन ने उसे ध्यान से देखा और सोचा, यह ऐसे बोल रहा है जैसे वो उस अननोन प्लेयर को पर्सनली जानता हो। उसने कामली जवाब दिया, तुम ऐसा कह सकते हो। वह आदमी थोड़ा नर्वस हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि वह इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल सकता है। एलेक्स ने अपने ग्लास में आइस डाली और कहा कि अगर वो उनके साथ थर्ड फ्लोर बॉस के पास जाए। उसने और कोनियाक डाली और कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। जिन ने हाथ उठाकर पूछा, क्या यह सच है कि वह अननोन प्लेयर सच में अकेले लड़ने वाला है? फॉरेनर ने उसे ड्रिंक आगे बढ़ाते हुए कहा कि एस रैंक मिलने के बाद उसे फ्री एक्शन का अधिकार मिल जाता है, मतलब कोई भी उसे आसानी से टच नहीं कर सकता। इसके अलावा थर्ड फ्लोर से रेयर आइटम्स लेने का मौका भी मिलेगा। जिनने पोलाइटली ड्रिंक मना कर दिया और सोचा कि बड़े बड़े गिल्ड्स भी उस अननोन प्लेयर को अकेले जाने दे रहे हैं, वे खुद बॉस रूम का एंट्रेंस ब्लॉक करेंगे। तो क्या ये आदमी सच में उसके थ्रू वहां पहुंचना चाहता है? जिनने भौहें सिकोड़ ली और पूछा कि क्या उसकी रिक्वेस्ट थोड़ी ज्यादा सीरियस नहीं है? अभी अभी उसे रैंक मिला है और वो चाहता है कि वो बड़े गिल्ड्स के डिसीजन के खिलाफ जाए। एलेक्स मुस्कुराया और बोला कि वह एक बिजनेसमैन है, जितना मांगो उतना ऑफर करता है। उसके हाथ में अचानक एक बॉटल आ गई और उसने पूछा कि क्या उसने इस मेडिसिन के बारे में सुना है? यह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, चाहे वो कितनी भी इंक्योरेबल क्यों ना हो। ब्लॉन्ड आदमी का चेहरा थोड़ा डार्क हो गया और उसने एलिक्सिर उसे दे दी। जिन जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हुआ। उसने एलिक्सिर को हाथ में लेकर सोचा कि मेन एसोसिएशन ने इसे पाने के लिए क्या क्या किया होगा और बोला कि ये उसे इंटरेस्ट कर रहा है। एलेक्स ने जैकेट के अंदर हाथ डाला और कहा कि बहुत लोग इस एलिक्सिर के पीछे हैं और वो उसे एडवांस में दे रहा है। उसने कॉन्ट्रैक्ट निकालकर टेबल पर रखा और कहा कि अगर वह साइन कर दे तो ये बॉटल उसकी हो जाएगी। सिस्टम ने तुरंत रिपोर्ट किया कि एलेक्स ने कॉन्ट्रैक्ट विद द डेड मैन एक्टिवेट कर दिया है। जिनकी आंखें हल्की चमक उठीं। एलेक्स ने कहा कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। जिन ने कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ा और सोचा कि ऊपर से तो ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगा है, लेकिन अगर टर्म्स पूरी नहीं हुई तो कर्स लगेगा और फिर डेथ। उसके दिमाग में एक इमेज आई, जैसे कोई एन्चांटेड ब्लेड उस पेपर को चीर रहा हो। जिन ने पेपर वापस आगे बढ़ाया और कहा कि वो इसे साइन नहीं कर सकता। उसने कामली कहा कि वो प्रैक्टिकल है और बड़े गिल्ड्स के खिलाफ जाना उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। एलेक्स ने आईब्रो उठाई और डिसअपॉइंटमेंट में कहा कि लगता है ऑफर कम था। वो इस पर भरोसा कर रहा था। उसने हाथ बढ़ाया कि वो एलेक्सर वापस ले ले, लेकिन जिन ने उसे लेने नहीं दिया। ब्लॉन्ड आदमी ने ऊपर देखा और पूछा कि वह अब क्या कर रहा है। जिन मुस्कुराया और बोला कि वह प्रैक्टिकल है लेकिन ग्रीडी भी है, इसलिए जो उसे चाहिए वह लेगा। उसने एलेक्सर को कसकर पकड़ लिया। एलेक्स टेंस हो गया और बोला कि यह क्या बकवास है। तभी अचानक प्लेन हिलने लगा। ब्लॉन्ड खड़ा हो गया और बोला कि वह इतना माना क्यों यूज कर रहा है, क्या वो सच में प्लेन क्रैश करवाना चाहता है? तभी अनाउंसमेंट हुआ, प्लेन टर्बुलेंस में है, सभी पैसेंजर्स अपनी सीट बेल्ट बांध लें। जिनने स्मोक करते हुए कहा, अनाउंसमेंट सुन लिया, अब उसे अपनी सीट पर वापस जाना चाहिए। एलेक्स ने मुट्ठी भींच ली और पूछा, क्या उसे शुरू से ही पता था कि वह कौन है? जिन ने कैजुअली जवाब दिया कि उसने गेस किया था क्योंकि वो गेम्स खेलने में अच्छा है। ब्लॉन्ड के चेहरे पर नसें उभर आईं। उसने गुस्से में कहा कि उसे उन्हें इरिटेट नहीं करना चाहिए। अननोन प्लेयर उसे इसकी कीमत चुकवाएगा। जिन हंस पड़ा और बोला कि यह झूठ है, क्योंकि उसे ओलंपस मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया था। वह अननोन के साथ सेम साइड पर नहीं हो सकता। एलेक्स चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि यह आदमी यह सब कैसे जानता है। क्या वह अननोन से जुड़ा हुआ है? उसने चेयर कसकर पकड़ी और सोचा कि शायद यह ब्लफ है। एस रैंक मिलने के बाद बड़े गिल्ड्स ने उसे इन्फो दे दी होगी। जिन उठकर जाने लगा और बोला कि अगर वह अच्छे से बिहेव करेगा तो शायद वो उसे कुछ जानकारी दे भी दे। प्लेन धीरे धीरे उतरने लगा और जिन ने कैजुअली कहा कि बाद में मिलते हैं। कुछ देर बाद प्लेन लैंड हो गया। नियॉन लाइट्स चमक रही थीं। लास वेगस शहर सामने था। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ माउंटेन्स दिख रहे थे और बड़े बड़े बिलबोर्ड्स नए फ्रेग्रेंसेस एडवर्टाइज कर रहे थे। एलिस ने हैरानी से मुंह खोल दिया और पूछा, क्या यह सच में इंसानों का शहर है?
फिर मुस्कुराकर बोली कि ओवरऑल ये बुरा नहीं है। जिन ने तुरंत कहा कि वह चुप रहे, नहीं तो उसे वापस रिंग में डाल देगा। उसे एलेक्स याद आया और उसने सोचा कि उसकी सेंसिंग की वजह से उसे बाहर निकाला था, लेकिन उसके माना के हिसाब से एलिस की लिमिट सिर्फ 150 सेंटीमीटर थी। जिनके चारों ओर हल्की ग्लो फैल गई और उसने अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को याद किया। उसने आई ऑफ ट्रूथ और ब्लड रेज एनर्जी को कंबाइन किया। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल रहा और उसे नया स्किल मिला, ग्रीडी गेज। सिस्टम ने तुरंत इस स्किल की डिटेल्स भी दिखाई। जिनने सोचा कि वो इसे किसी सेफ स्पिरिचुअल स्किल के साथ कंबाइन करना चाहता है, लेकिन फिलहाल उसे इसकी तुरंत जरूरत थी। तभी उसे आवाज आई और उसने पीछे मुड़कर देखा। एलिस ने कैसीनो बिल्डिंग की ओर इशारा करके पूछा, क्या वे वहां जा रहे हैं? जिन ने जवाब दिया कि वे यहाँ मजे करने नहीं आए हैं। वे आगे बढ़ते रहे और जिन ने समझाया कि नॉर्मल कैसीनोज में स्किल्स और मैजिक यूज करना फॉरबिडन है। बटलर उन्हें कार की ओर ले जा रहा था। जिन ने सोचा कि वह चाहे तो फोर्स से पैसा ले सकता है ताकि उसे ऑक्शन में यूज कर सके, लेकिन वो आम लोगों की कमाई छीनने वाला नहीं है। लड़की ने जिन की तरफ देखा और पूछा कि अब वे कहाँ जा रहे हैं। जिन हल्का सा ग्रिन करते हुए बोला कि ये जगह किसी भी नॉर्मल कैसीनो से कंपेयर नहीं की जा सकती। सफेद बालों वाली लड़की एक्साइटमेंट से चमक उठी। कुछ ही देर में दोनों प्राइवेट गैम्बलिंग हाउस टॉटोगा पहुंच गए। एलिस ने थोड़ा मुंह बनाया और कहा कि बाहर की बिल्डिंग्स इससे बेहतर थीं। तभी सामने एक सफेद बालों वाला आदमी कैसीनो वर्कर के सामने घुटनों के बल बैठा चिल्ला रहा था कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि सामने वाले ने स्किल यूज की थी और उसे चीट किया है। तभी एक ब्रूनेट आदमी आगे आया। उसने उसे जोर से चेहरे पर लात मारी और चिल्लाया कि उसने खुद स्किल्स यूज की और अब ब्लेम घुमा रहा है। वो उसे लगातार मारता रहा और एलिस ने देखते हुए कहा कि जो ऐसे पिटते हैं वे सच में बेवकूफ होते हैं। जिन ने मुड़कर उसकी बात से सहमति जताई। लड़की तुरंत उत्साहित हो गई और बोली कि यहाँ कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये जगह बाकी जगहों से अलग कैसे है। जिन ने उसे उठाया और कहा कि इस कैसीनो में मैजिक यूज करना अलाउड है। उसने उसे एक चेयर पर बैठाया और बारमेड की तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर कहा कि उसे जो भी ड्रिंक्स ट्राई करनी हो सब सर्व कर दे, खर्च वह खुद संभालेगा। एलिस ने तुरंत विरोध किया कि वह इतने समय बाद बाहर आई है और वह उसे यहाँ बैठने के लिए कह रहा है। जिन ने बिना कुछ बोले ड्रिंक का सिप लिया और जब लड़की ने पूछा कि वह अकेले क्या करने वाला है तो उसने ग्लास नीचे रखकर कहा कि वह एक्स्ट्रा पैसा कमाने वाला है। डीलर ने एक बटन दबाया। उसका हाथ हल्का सा ग्लो करने लगा और उसने एक स्मूथ मोशन में कार्ड्स फैला दिए। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि बेसिक ब्लॉकिंग स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, यानी अब उस पर दूसरों की स्किल्स का असर नहीं होगा। पेड्रो ने अपने कार्ड्स देखे और सोचा कि उसका हैंड अच्छा है। पास बैठा एक आदमी परेशान था। वो पहले ही 5 लाख US डॉलर्स हार चुका था और लूज करना खतरनाक हो सकता था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वो जरूर जीतेगा। डीलर ने बेट बढ़ाई। जिनने चिप को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। कुछ सोचते हुए उसने अपने चिप्स आगे बढ़ाए और हल्का सा मुस्कुराया। आसपास खड़े लोग शौक में रिएक्ट करने लगे। जिन हल्का सा हंसा और पूछा, सब ठीक है? अमाउंट काफी बड़ा था। डीलर ने उसे देखकर कहा कि वह हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। जिन ने ग्लास में देखते हुए कैजुअली पूछा कि इस जगह को कौन सी गिल्ड कंट्रोल करती है, क्योंकि यह जगह थोड़ी शेडी लग रही थी। पेड्रो ने जवाब दिया कि यह प्लेस स्कैवेंजर गिल्ड के कंट्रोल में है। उसने सोचा कि यह आदमी अब तक चुप था और अब अचानक सवाल क्यों पूछ रहा है। जिन ने ग्रिन किया और पूछा कि क्या वो सवाल पूछ सकता है। डीलर ने कहा कि अगर विजिटर इंटरेस्टेड है तो वह जवाब देगा। फिर उसने अंदाज लगाया कि शायद जिनके पास माइंड रीडिंग स्किल है। पेड्रो ने अपने कार्ड्स टेबल पर रखे और सोचा कि रिवील के मोमेंट पर वह कार्ड्स बदल देगा ताकि सामने वाला कुछ न कर सके। टेबल पर पेयर ऑफ जैक्स दिखाई दिए। पेड्रो पैनिक में आ गया, ये कैसे हुआ? अब जिनकी बारी थी कार्ड्स खोलने की। वह मुस्कुराया और बोला कि वह पेयर ऑफ किंग्स के साथ जीत गया। जिनने सोचा कि माइंड रीडिंग सच में काफी यूजफुल एबिलिटी है। उसने हाथ फैलाकर कहा कि वह चिप्स ले रहा है। तभी अचानक कोई उसकी तरफ भागता हुआ आया और चिल्लाया, रुको। कई कैसीनो वर्कर्स उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। एक बड़ा आदमी अपने फिस्ट स्वॉर्म कर रहा था और बोला कि उसने जो भी स्किल यूज की हो उसे उनके साथ चलना होगा। जिनने कामली पूछा कि क्या वे अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। रेड हेड आदमी ने भौहें सिकोड़कर कहा कि ऐसे जीतने वालों को वे कस्टमर नहीं मानते। जिन हल्का सा स्मर्क किया। गार्ड मुड़ा और बाकी लोगों को चिल्लाकर कहा कि उसे रूम में ले जाओ। अचानक उसका एक साथी हवा में उड़ता हुआ अनकॉन्शियस गिर पड़ा। जिन ने अपनी मुट्ठी भींची और कहा कि उसे एंट्रेंस पर सुनी हुई बात याद आ गई, जो ऐसे पिटते हैं वे बेवकूफ होते हैं। उसने एक जोरदार स्विंग मारा। एक गार्ड ने वाज फेंका, लेकिन जिन ने उसे डॉज कर लिया। दूसरे ने पिस्टल से फायर किया, लेकिन जिन ने उसे भी आसानी से बचा लिया और एक ही वार में उसे जमीन में गाड़ दिया। बार के अंदर बाकी लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज में लगे रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी ने चिल्लाकर कहा कि जिन सबको खत्म कर दे। इसी बीच एलिस ने कैजुअली एक ग्लास उठाया और पूछा कि इस ड्रिंक का नाम क्या है, जबकि उसके पीछे आग और एक्सप्लोजन्स चल रहे थे। बारटेंडर ने कामली जवाब दिया कि इस ड्रिंक का नाम ड्रिंक ऑफ फायर है। लड़की ने उस पिंक ड्रिंक को देखा। बारटेंडर ने बताया कि यह ड्रिंक लवर्स के बीच के पैशनेट लव को रिप्रेजेंट करता है। लड़की ने भौहें सिकोड़ ली। उसके पीछे सब कुछ जल रहा था
और वो धीरे से बोली पैशनेट लव। उसने आंखें बंद की, सिप लिया और कहा कि ये सब बकवास है। उधर कुछ लोग घबराकर पूछ रहे थे कि गिल्ड मैनेजमेंट आ गई क्या, लेकिन उन्हें आने में अभी 30 मिनट थे। रेड हेयर आदमी के चेहरे पर कोल्ड स्वेट आ गया था। उसे समझ आ गया कि सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा रही है, जबकि ये जगह खुद एक क्रिमिनल जोन थी। जिन मीनवाइल मुस्कुराते हुए एम्प्लॉयज को पीट रहा था, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। एक आदमी उसे देखकर सोच रहा था कि इतनी अनस्टॉपेबल फाइटिंग उसने यहाँ भी रेयरली देखी है। तभी एक आदमी फोन लेकर भागता हुआ मैनेजर के पास आया और कहा कि यहाँ प्रॉब्लम हो गई है, उसे खुद देखना चाहिए। मैनेजर ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया। उसने फ़ोन स्क्रीन पर नज़र डाली और वहाँ जिनकी फ़ोटो दिखाई दे रही थी, उसे बताया गया कि उसे हाल ही में कोरिया में एस रैंक मिला है। वह प्लेयर जिन है। मैनेजर ने आगे देखते हुए घबराकर सोचा कि अमेरिका में भी ऐसे रैंक के मुश्किल से 20 लोग हैं और उनमें से एक अभी उसके सामने खड़ा है। उसने अपने दिमाग में एक सीन इमेजिन किया। पूरा शहर आग में जल रहा है और उसके ऊपर एक पागल हीरो खड़ा है। उसने सोचा कि अगर जिन ऐसे ही रेज करता रहा तो वह पूरे कैसीनो को तबाह कर देगा। अचानक सारे लोग फ्रीज हो गए। किसी ने जोर से कहा, सब रुक जाओ। मैनेजर ने अपनी जैकेट खोल दी, घुटनों के बल बैठ गया सिर्फ शर्ट में, और माफ़ी मांगने लगा कि उसने जिनको पहचाना नहीं और उसके साथ बदतमीज़ी की। उसने फिर से झुककर माफ़ी मांगी। जिन ने हल्का सा लिप बाइट किया और पूछा, अचानक इतनी माफ़ी क्यों? क्या उसे सच में लगता है कि उसके रैंक के बारे में जानने के बाद उससे उलझना बेकार है? वह आदमी रेंगते हुए जिन के पास आया और कांपती आवाज़ में बोला कि उसका ऐसा मतलब नहीं था। जिन ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि यह सब बकवास है। वह थोड़ा झुककर स्लाई स्माइल के साथ बोला, क्या ये जगह हमेशा से ऐसी ही है? उसने साफ किया कि जो पिटता है वही बेवकूफ़ होता है। जिनने अपनी उंगलियों पे गिनना शुरू किया। उसने बेट लगाया, नॉर्मल अमाउंट जीता, लेकिन उन्होंने इंटरफेयर किया और ऊपर से मॉरल डैमेज भी किया। तो अगर सब जुड़े, सामने वाला डर से कांपने लगा और जिनने कामली कहा कि $10 मिलियन काफ़ी होंगे। जिनने मैनेजर को कॉलर से पकड़ लिया और आदेश दिया कि कैसीनो तुरंत बंद किया जाए। थोड़ी देर बाद जिन अपने बैंक अकाउंट को देख रहा था, बैलेंस में 10 मिलियन थे। उसने सोचा कि ऑक्शन में जो आइटम चाहिए उसके लिए ये अमाउंट काफ़ी होगा। वह दीवार से टिक गया। पीछे सड़क पर कार्स गुजर रही थीं। उसने खुद को याद दिलाया कि अब उनकी टर्न आने वाली है। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। विंडो नीचे हुई। एक आदमी जैकेट पहने ड्राइविंग सीट पर था। उसने कंफर्म किया कि गेस्ट कौन है और कहा कि वे उसे ऑक्शन हॉल तक ले जाएंगे। कार तेजी से आगे बढ़ गई। जिन पीछे बैठा बाहर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब लोकेशन इंटेंशनली हाइड की जा रही थी। कार धीरे धीरे एक बड़े मैंशन के पास पहुंची। जिनके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गया। वह खुले गेट के सामने खड़ा था। एक महंगा और भव्य मैंशन उसके सामने था। अंदर जाते समय उसे गुड टाइम विश किया गया। तभी उसका पेंडेंट हल्का सा लल धुआं छोड़ने लगा। अंदर से आवाज आई, क्या वह अपना वादा भूल गया है? जिन ने धीरे से कहा कि थोड़ा वेट करे, वह जानबूझकर लो प्रोफाइल जगह पर जा रहा है। अंदर की एंटिटी उसे जल्दी करने को कह रही थी, लेकिन जिन ने नर्वस होकर कहा कि जिद न करे। तभी एल्स ह्यूमन फॉर्म में प्रकट हुई, वाइट शर्ट में, मुस्कुराते हुए बोली कि उसे बाहर रहना अच्छा लग रहा है। जिन मुस्कुराया और पूछा, सच में इतना पसंद आया? लड़की ने हाँ में जवाब दिया और बोली कि यह जगह उसके जैसी नोबल वुमन के लिए परफेक्ट है। दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे। एलिस ने पूछा, क्या अब वे ऑक्शन में जा रहे हैं? जिन ने उसे कहा कि ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट न करे। लड़की ने पूछा, क्यों? अंदर बहुत सारे लोग थे। जिन ने चारों तरफ देखते हुए कहा कि यहाँ बहुत ज्यादा नजरें हैं। वह चलते हुए चारों तरफ ऑब्जर्व कर रहा था। उसने पहले भी 175 बार इसमें पार्टिसिपेट किया था, हर साल आता था, लेकिन इस बार वह यूजुअल से ज्यादा एक्साइटेड था। इस बार उसका इंटरेस्ट उन आइटम्स में था जो टावर से जुड़े हुए थे। अंदर लोग वाइन पी रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे और ऑक्शन शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। रूमर्स के अनुसार इस बार एक थियोसॉर का हार्ट ऑक्शन में आने वाला था, जो टावर के आने के बाद पॉसिबल हुआ था। मैजिकल एनर्जी की वजह से कई पुराने एंशिएंट ट्रेजर्स फिर से रिवाइव हो रहे थे। हर कोई बस एक झलक देखना चाहता था। तभी एलिस ने अचानक नाक पकड़ ली। उसे खराब स्मेल महसूस हुई। जिन हैरान हो गया। तभी एक आदमी केन लेकर उनके पास आया, जिसकी केन पर स्कल लगा हुआ था। उससे एक अजीब और डरावनी स्मेल आ रही थी। एक काले कपड़ों में बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा हो गया। उसने खुद को जूलियस सेड्रिक बताया और कहा कि वो उसके पीछे खड़े बेकार स्टूडेंट का टीचर है। जिन ने उस ग्लूमी ब्लॉन्ड को देखा। वह बुरी तरह पिटा हुआ लग रहा था, शायद एलिक्सर और रिजल्ट के बिना लौटने की वजह से। जिन ने तुरंत आई ऑफ ग्लटनी यूज किया। उसने उस बूढ़े आदमी को देखा जो पर्पल ऑरा से घिरा हुआ था। उसका स्टैट्स विंडो सामने आ गया। जैसा जिन ने सोचा था, उस आदमी के पास पावरफुल एबिलिटीज थीं। नेक्रोमांसी उसके स्किल्स के साथ परफेक्टली मैच कर रही थी। वो बहुत कम माना में बहुत ज़्यादा मैजिक यूज कर सकता था, इसलिए ऐसी स्किल हर कोई पाना चाहता था। कॉपिंग कंडीशन में लिखा था, उसे उस बूढ़े से डार्क मैजिक सीखनी होगी और A+ ग्रेड हासिल करना होगा।
जिन ने भौहें सिकोड़ लीं और सोचा कि सिस्टम कुछ ज़्यादा ही क्रेजी हो रहा है। उसने समझ लिया कि इस बूढ़े को हैंडल करना पड़ेगा। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि उसके स्टूडेंट की वजह से उसे रेयर आइटम मिला और फ्लाइट भी इंटरेस्टिंग रही। सेड्रिक ने कहा, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। उसने हुड के नीचे से घूरते हुए कहा कि वह खास तौर पर यहाँ उसकी जानकारी वेरीफाई करने आया है। जिन ने पूछा, क्या ये अननोन के बारे में है? सेड्रिक ने सिर हिलाया और कहा कि वो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। जिन मुस्कुराया और आगे बढ़ने लगा, सोचते हुए कि यह बूढ़ा काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसने कैजुअली कहा कि वे इतनी सुंदर जगह पर हैं तो इस बात को बाद में डिस्कस करना बेहतर होगा। लेकिन सेड्रिक ने अपनी केन आगे कर उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें पर्पल ग्लो करने लगीं। उसने कहा कि अफसोस की बात है, अगला मौका नहीं मिलेगा और उसे अभी यहीं डील करना होगा। जिन ने उसकी केन को साइड में हटा दिया। उसकी आंखें पीली चमक उठीं। उसने खुद की ओर इशारा किया और कहा, उसे याद नहीं कि यह मामला कब उसका बन गया। वह और एलिस आगे बढ़ते गए। एलिस ने जीप बाहर निकाली, जैसे उसे यह सब मज़ेदार लग रहा हो। पीछे खड़ा ब्लॉन्ड गुस्से से तिलमिला उठा और उसे स्कमबैग कहने लगा। सेड्रिक हल्का सा मुस्कुराया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि उसे जाने दे, अभी भी और तरीके हैं। वह आदमी झुंझला गया, लेकिन एलिस को यह सब और भी मज़ेदार लगने लगा। उसने कहा कि ऐसे बदबूदार लोग उसे इरिटेट करते हैं और वह चाहे तो उन्हें अभी ख़त्म कर सकती है। जिन ने उसे शांत रहने को कहा और बोला कि यहाँ कोई हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। इसके बाद दोनों बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां पहले से ही लोग अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। जिन ने कैजुअली कहा कि वो बस अपना ज़रूरी आइटम खरीदेगा और फिर निकल जाएगा। स्टेज पर खड़े होस्ट ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और कहा कि सभी लोग इस मोमेंट का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जिनने मन ही मन सोचा कि उसे जल्दी करनी होगी। होस्ट ने अपना हैमर उठाया और अनाउंस किया कि 175th ब्लैक मार्केट ऑक्शन अब शुरू हो रहा है। बड़ी स्क्रीन पर एक स्मोकिंग मीटियोराइट दिखाई गई जो एरिजोना, यूएसए में गिरी थी। जिनने जेब में हाथ डाले हुए सोचा कि टावर के आने के बाद इस पत्थर से स्ट्रॉन्ग मैजिकल एनर्जी निकल रही है। होस्ट ने क्राउड की ओर इशारा करते हुए कहा कि बिडिंग $1,00,000 से शुरू होगी। लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए और तुरंत प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक हायर बिड्स आने लगे। जिन हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा क्राफ्ट्समैन नहीं था जो इस मीटेराइट को प्रोसेस कर सके, इसलिए ये प्रैक्टिकली यूजलेस था और यही मौका था इसे सस्ते में खरीदने का। जिनने आराम से अपना साइन उठाया और बिड कर दी। होस्ट ने अप्रूव करते हुए पूछा कि क्या कोई इससे ज़्यादा ऑफर करेगा। जिनने आंखें बंद कर ली और सोचा कि उसने यह मेटेओराइट लगभग पेनीज में हासिल कर लिया है। तभी अचानक किसी ने साइन उठाकर जोर से बोला, $1,000,000। होस्ट चौंक गया, उसके माथे पर पसीना आ गया और उसने जल्दी जल्दी हैमर बजाना शुरू कर दिया। जिन हैरानी से आंखें खोलीं और नीचे देखा, सेड्रिक ने भी बिडिंग शुरू कर दी थी। होस्ट ने अगला लॉट अनाउंस किया, मेंटल हॉस्पिटल का सील्ड कैटलॉग, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस $1,00,000 थी। लोग फिर से बिडिंग में लग गए। जिन ने अपना साइन उठाया और $3,00,000 बोला। सेड्रिक ने स्लाई स्माइल के साथ अपना साइन उठाया और सीधा $10,00,000 बोल दिया। आसपास के लोग उस बूढ़े को देखकर घबरा गए। इतनी भारी बिडिंग ने सबको दबाव में डाल दिया। होस्ट ने पूछा कि क्या कोई और बिड है और फिर हैमर मारते हुए बोला, सोल्ड। जिन ने नर्वसली अपना होंठ दबाया और समझ गया कि सेड्रिक अब हर वो चीज़ खरीदने वाला है जिस पर उसकी नज़र पड़ेगी। एलिस ने क्यूरियोसिटी से जिन की तरफ देखा। जिन ने फिर साइन उठाया। होस्ट ने अगला लॉट अनाउंस किया, साउथ अमेरिका में मिला एक मायन रेलिक। जिन ने बिना समय गंवाए तुरंत $5,00,000 बोला। एलिस हैरान हो गई और बोली कि उसने अभी पूरा सुना भी नहीं और इतना बड़ा अमाउंट बोल दिया। लेकिन जिन ने कहा कि उनके पास प्लान है। सेड्रिक ने फिर साइन उठाया और प्राइस $10,00,000 कर दिया। होस्ट फिर से हैरान हुआ और पूछा कि क्या कोई और बिड करेगा। जिन ने गुस्से में $1.5 मिलियन बोला। सेड्रिक ने बिना देर किए $3 मिलियन बोला। होस्ट विजिबली खुश हो गया और पूछा कि क्या कोई और बिड है। जिन ने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया। होस्ट ने दोबारा पूछा और फिर हैमर मारते हुए अनाउंस किया, सोल्ड फॉर $3 मिलियन। सेड्रिक ने सीधा जिन की आंखों में देखा। अब अगला लौट आया। जिन और बूढ़ा दोनों तुरंत बिडिंग में उतर गए। प्रेजेंटर ने अनाउंस किया कि ये आइटम बूढ़े जेंटलमैन को $2 मिलियन में मिला। पूरे हॉल में साइलेंस छा गया, लोग बस देखते रह गए। अगला आइटम $3 मिलियन में गया। प्रेजेंटर ने जोर से हैमर मारा, सोल्ड फॉर $5 मिलियन। उसने बूढ़े की ओर इशारा करते हुए कहा, अगेन सोल्ड। अगला लॉट भी काफ़ी वैल्यूएबल था। कोलंबस के टाइम का एक आइटम सामने आया। स्टूडेंट ने धीरे से टीचर से पूछा कि क्या उन्हें अब पीछे हट जाना चाहिए। सेड्रिक ने उसे झिड़कते हुए कहा कि अगर वह लड़का वो चीज़ हासिल कर गया जो वो चाहता है तो सिचुएशन उनके लिए खराब हो जाएगी। सेड्रिक ने दांत भींचे और सोचा कि उन्हें बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, लेकिन उनके पास अभी भी काफ़ी फंड्स हैं। उसने तय किया कि जिन जो भी टारगेट करेगा वे उसे हर हाल में खरीदेंगे,
और बाद में उसे अननोन के बारे में इंफॉर्मेशन के बदले एक्सचेंज करेंगे। स्क्रीन पर एक चेस बोर्ड दिखाया गया। प्रेजेंटर ने कहा कि यह अगला लॉट असली कॉन्सर्स के लिए है। उसने चेस बोर्ड दिखाया। जिन चुप रहा, उसके चेहरे पर डिससेटिस्फैक्शन साफ दिख रहा था। आसपास बैठे लोग इस आइटम को समझ नहीं पा रहे थे। वे कंप्लेन कर रहे थे कि इसमें पीसेस भी नहीं है और ये बेकार है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वे अपना पैसा इथियोसॉर के हार्ट पर लगाना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। एलिस ने जिन की तरफ देखा। जिन ने अपना साइन उठाया और $50,000 बोला। होस्ट ने अनाउंस किया और नई प्राइस बताई। सेड्रिक ने तुरंत बेट डबल कर दी। पूरे हॉल में बहस की आवाज़ें गूंजने लगी। बिडिंग लगातार बढ़ती जा रही थी। जिन अब पसीने से भीग गया और उसने $1 मिलियन बोला। सेड्रिक ऑलमोस्ट लालच में आ गया और सीधा $8 मिलियन बोल दिया। जिन वापस बैठ गया। आसपास के लोग शॉक में उस आदमी की बात कर रहे थे जिसने एक सिंपल बोर्ड के इतना पैसा ऑफर किया। अचानक जिन ने ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ फिर साइन उठाया और $10 मिलियन बोला। बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराता रहा, जैसे उसे यही चाहिए था। वह अपने अंदर उमड़ती हुई एनर्जी को रोक नहीं पाया और एकदम से खड़ा होकर उसने प्राइस सीधे $30 मिलियन बोल दी। वह मुस्कुराते हुए जिनकी तरफ देखने लगा और बोला कि 10 मिलियन तो उसकी लिमिट थी, लेकिन अब उसे वह चीज़ मिल गई है जो वह सच में चाहता था। उसने मुट्ठी भींचकर चिल्लाया कि अगर उसे ये चीज़ चाहिए तो उसे उसकी कंडीशंस माननी होंगी। स्टंट होस्ट ने चारों तरफ देखते हुए पूछा कि क्या कोई इससे ज़्यादा ऑफर करना चाहता है। जिनने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। उसकी अनॉयंस साफ दिख रही थी। उसने सोचा कि सेड्रिक ने पहले ही कितना पैसा खर्च कर दिया है और फिर भी उसके पास इतना बचा हुआ है। ये उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। वो थोड़ा आगे झुका और सोचा कि अब उसे नया प्लान बनाना पड़ेगा। होस्ट ने अनाउंस किया कि लॉट नंबर 56 पहला चेस बोर्ड एक बुजुर्ग जेंटलमैन ने $30 मिलियन में खरीद लिया है। तभी एलिस खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ सीने पर बांधे और कामली बोली, 100 मिलियन। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। बूढ़ा आदमी एकदम चौंक गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ नहीं आया कि जिम को इस बोर्ड के लिए 100 मिलियन क्यों देने हैं। उसने एलिस और जिम दोनों को देखा, समझ नहीं पा रहा था कि यह छोटी सी लड़की आखिर है कौन। उसके चेहरे पर कोल्ड स्वेट आ गया। उसने पहले ही 70 मिलियन से ज़्यादा बेकार चीज़ों पर खर्च कर दिए थे और अगर वो रुक जाता तो सब बेकार हो जाता। इनमें उसने सिर हिलाया और बोला, 110 मिलियन। लेकिन एलिस ने बिना रुके तुरंत जवाब दिया, 200 मिलियन। सेड्रिक ने गुस्से में उसकी तरफ उंगली उठाई। एलिस के चारों ओर लाल एनर्जी फैल गई। उसने उसे चेतावनी दी कि वह हद पार न करे और पूछा कि क्या उसके पास सच में 200 मिलियन है। होस्ट एक्साइटमेंट में आ गया और उसने एलिस से अकाउंट बैलेंस का प्रूफ दिखाने को कहा। एलिस ने कामली एक मैजिक बॉल कॉन्जर किया और उसके नीचे अचानक सोने का एक बड़ा ढेर प्रकट हो गया। उसने कैजुअली पूछा, क्या ये काफ़ी है? एक आदमी स्पेशल डिवाइस लेकर आया और उसने उस गोल्ड क्राउन को चेक किया। उसने शॉक्ड होकर कहा कि सिर्फ ये क्राउन ही $500 मिलियन से ज़्यादा का है। बूढ़ा आदमी उसे हैरानी से देखता रह गया। एलिस ने हल्का सा विंक किया और बूढ़े को समझ आ गया कि ये कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। वो और भी कंफ्यूज्ड हो गया, खासकर जिनको देखकर, जो ऐसी मिस्टीरियस लड़की को अपने साथ रखे हुए था। बूढ़े ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे लगा कि शायद ये ओपोनेंट अननोन से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। वह खड़ा हुआ और बोला कि अब सिचुएशन बदल गई है। अब वे प्लान बी पर जाएंगे। स्टूडेंट हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखें हरी चमकने लगीं और उसने कहा कि वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। होस्ट अभी भी एक्साइटेड था और मास्क पहनी लड़की ग्लास बॉक्स में चेस बोर्ड लेकर खड़ी थी। एलिस ने बिना किसी इंटरेस्ट के कहा कि वो बोर्ड जिनको दे दे। वह सोने के ढेर को देखते हुए बोली कि वह बाद में इस जंग को सॉर्ट कर लेगी। अभी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो इन बेवकूफ़ लोगों को उसके कॉन्ट्रैक्टर को घूरते हुए नहीं देख सकती। जिन ने गहरी सांस ली, एलिस को देखा और सोचा कि वह सच में इंप्रेसिव बातें करना जानती है। तभी अचानक उसके पीछे एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। लोग घबरा गए और उड़ते हुए डिब्री से बचने लगे। उनके ऊपर की छत टूटने लगी और गिरने लगी। ऑक्शन के एम्प्लॉयज लोगों को बाहर निकालने लगे। लोग पैनिक में एक दूसरे को धक्का देते हुए भागने लगे। अचानक सोर्ड की चमक दिखी। किसी ने चिल्लाकर पूछा कि लोग कहाँ भाग रहे हैं। स्टूडेंट एक एक करके लोगों को मार रहा था, जैसे उसे मजा आ रहा हो। उसने उन्हें रॉ मटेरियल कहा। एलेक्स ने मैजिक मेल्टिंग एक्टिवेट किया। उसके हाथ के ऊपर एक रून बन गया। लोगों के पैरों के नीचे की जमीन क्रैक होने लगी और उससे रोशनी निकलने लगी। लोगों की स्किन ग्रे होने लगी। एक आदमी अपना सिर पकड़कर चिल्लाया कि उसका सिर फट रहा है। लोग एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। एक छोटा बच्चा रोते हुए मदद मांग रहा था। जिनके चारों ओर एनर्जी फैल गई। उसने एलेक्स की ओर देखा और कहा कि वह हर लिमिट पार कर रहा है। वह एक साइकोपैथ है। लोगों की आत्माएं उनके शरीर से निकलकर हरे धुएं की तरह ऊपर उठने लगी। उनके सूखे हुए शरीर वहीं गिर गए। अचानक एक ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर प्रकट हुआ, जिनने तुरंत फाइटिंग स्टांस ली और उसे अबॉमिनेशन कहा। एलेक्स के सामने दो और मॉन्स्टर्स प्रकट हो गए। एलेक्स मुस्कुराया और बोला कि ये कितने खूबसूरत हैं।
जिन ने दांत भींच लिए और पूरी तरह तैयार हो गया। एलेक्स ने कहा कि यही एक्सपेक्टेड था एक एस रैंक से। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे प्लेन वाली इंसल्ट अभी भी याद है। उसके आदेश पर मॉन्स्टर्स अटैक करने दौड़ पड़े। जिन ने शांत स्वर में कहा कि अब उसे खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। उसने आते हुए मॉन्स्टर को देखा। उसका खून से भरा हाथ सीधे उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा था। एक फ्लैश हुआ, पत्थर चारों ओर उड़ गए। जिन तुरंत साइड में कूद गया। अब उसके सामने दो मॉन्स्टर्स खड़े थे। एलेक्स ने मुस्कुराकर कहा कि वो काफी तेज है। मॉन्स्टर्स धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। एलेक्स ने पूछा कि वह अमीर लड़की कहाँ भाग गई। जिन के हाथ में एक सोड बनने लगी। उसने कहा कि उसे ऐसे गंदे लोग पसंद नहीं है, इसलिए वह पहले ही जा चुकी है। उसने सोचा कि अच्छा हुआ, उसे सारी मैजिकल एनर्जी खुद यूज करनी होगी, क्योंकि डैमेज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जिन ने भौएं सिकोड़ लीं। मॉन्स्टर्स फ्लेम से ढके हुए उस पर टूट पड़े। उसने समझ लिया कि अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे जल्दी खत्म करना होगा। वह तुरंत हवा में उछला। सॉर्ड सिमेट्री एक्टिवेट हो गया। अगले ही पल वह मॉन्स्टर्स के पीछे दिखाई दिया और उसने उन पर कई कट्स लगा दिए। दो काले फ्लैशेस के साथ मॉन्स्टर्स पूरी तरह इवैपोरेट हो गए। एलेक्स ने जिनको देखते हुए कहा, कमाल है। वो उसकी मूवमेंट को ट्रैक भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी एक और सोल उस कॉर्प से निकलकर एलेक्स के रून में समा गई। उसने हंसते हुए कहा कि जब रिसोर्सेज उम्मीद से ज्यादा मिल जाएं तो मज़ा ही कुछ और होता है। उसने हाथ घुमाया और नए मॉन्स्टर्स पैदा हो गए। वह बोला कि अब सब कुछ आसान होता जा रहा है। जिन मुड़ा और उसने देखा कि जो दो मॉन्स्टर्स उसने अभी मारे थे वे फिर से रीजनरेट हो गए हैं। उसने तुरंत समझ लिया कि एलेक्स उसे एग्जॉस्ट करना चाहता है और लड़ाई को लंबा खींच रहा है। मॉन्स्टर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वे लोगों की लाइफ फोर्स पर जीते थे, इसलिए खुद मजबूत बने रहते थे, जबकि ओपोनेंट का माना खत्म होता जाता था। ये उनकी स्टैंडर्ड टैक्टिक थी। एलेक्स पागलों की तरह मुस्कुराया और बोला कि नेक्रोमांसर्स ऐसे ही लड़ते हैं। जिनने एक अटैक डॉज किया, डैगर पकड़ा और पलटकर वार किया। एक तेज स्ट्राइक के बाद वो पीछे स्लाइड हो गया और एलेक्स से पूछा, क्या बस इतना ही है उसके पास? उसने ग्लोइंग ब्लेड उसकी तरफ तानी और कहा कि वो मॉन्स्टर्स को रिकवर होने से पहले जल देगा। उसने डे लाइट एक्टिवेट किया। एक तेज फ्लैश हुआ और मॉन्स्टर्स रोशनी में घिर गए। एलेक्स ने खुद को बचाया और इरिटेट होकर बोला कि वह फिर वही स्किल यूज कर रहा है, लेकिन उसने टूर्नामेंट के वीडियो देखकर पहले ही उसकी टेक्निक एनालाइज कर ली है। उसके पीछे डार्कनेस की एक दीवार और बड़े ब्लड थर्स्टी आइज प्रकट हो गए। उसने समझ लिया कि उसे अटैक करना होगा इससे पहले कि लाइट बीम्स कंबाइन हो जाए। एलेक्स देख रहा था कि कैसे लाइट बीम्स मॉन्स्टर्स को जला रही थी, लेकिन उसने हैरानी से पूछा, वे हिल क्यों नहीं रहे? तभी पता चला कि मॉन्स्टर्स के पैर आइस से जमे हुए थे, जिनके मुंह से ठंडी भाप निकल रही थी और उसकी उंगलियों पर बर्फ जमी हुई थी। एलेक्स शॉक में आ गया। जिन ने फ्लैश के अंदर आइस स्किल छुपा दी थी ताकि वो कुछ देख न सके। तभी एक ठंडी चमक दिखाई दी और उसी में से एक डेडली बीम निकलकर एलेक्स को लगी। मैंशन के अंदर से एक तेज रोशनी निकली। सब कुछ दिन जैसा चमक उठा। एलेक्स जमीन पर गिरा पड़ा था। उसने जिन की तरफ देखा और कहा, यह इम्पॉसिबल है। उसने अपने क्यूट मॉन्स्टर्स के बचे हुए खून से सने टुकड़ों को देखा। जिम पीछे से उसके पास आया और बोला कि उसके कैटीज थोड़ा ज्यादा ही उड़ गए। एलेक्स ने हाथ उठाया, लेकिन तुरंत उस पर आइस बीम गिर गई। जिन ने डैगर घुमाया, उसके सामने लाइट फ्लैश हुई। एलेक्स स्मोक के अंदर से बाहर कूदा। वह पसीने में भीगा हुआ था। उसे समझ आ गया था कि वह हार चुका है, लेकिन उसके पास अभी भी एक एडवांटेज था। उसने सोचा कि वो भाग जाएगा और अपने टीचर को ढूंढेगा। अचानक एक इनविजिबल ब्लेड उसके शरीर को चीर गया। एक नाइफ उसकी पेट से बाहर निकल आया। एलेक्स जमीन पर गिरने लगा। जिन स्मोक में गायब हो गया, फिर थ्रोइंग स्टांस में सामने आया और मुस्कुराया। वो धीरे धीरे घायल एलेक्स के पास गया और बोला, इतना क्योस फैलाकर अब भागने का सोच रहा है? एलेक्स के मुंह से खून बह रहा था। जिन ने नाइफ का हैंडल पकड़ा और बोला कि वो उसे बताएगा कि वो कैसे मरेगा। एलेक्स के मुंह से खून उछला। जिनकी आंखें जल रही थीं। उसने कहा कि अगले आधे घंटे में उसके लंग्स खून से भर जाएंगे, और जब भर जाएंगे तो वो धीरे धीरे घुटकर मरेगा। उसने कहा कि शायद आग से मरना भी एक तरीका था, लेकिन सफिकेशन भी कम दर्दनाक नहीं है। उसने बोला कि वह सोच रहा था कि कैसे उसे कम दर्द हो, और तभी उसने एलेक्सर की बोतल दिखाई। उसने कहा कि अगर वह डेमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन के बारे में बता दे तो शायद वह बच सकता है। एलेक्स ने जिनका पैर पकड़ लिया, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। वह खून में घुट रहा था। उसने दांत भींचे, खून उनके बीच से रिस रहा था। उसने सोचा कि वो खून से लिख सकता है, लेकिन जिन ने उसका हाथ कुचल दिया और मुस्कुराकर बोला, अगर बोल नहीं सकता तो कुछ नहीं हो सकता। एलेक्स को समझ आ गया कि वो उसे बचाने वाला नहीं है। जिन ने जेब में हाथ डाला और कहा कि अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। उसने कुछ एलेक्स की तरफ फेंका। वह उसका बिजनेस कार्ड था, जो खून के पूल में गिर गया। जिन ने मुड़ते हुए कहा कि वो उससे एक फेवर चाहता है, वो लंबा और दर्दनाक मरना चाहिए। वो मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। पूरा ऑक्शन हॉल तबाह हो चुका था।
तभी जिम की नज़र एक चीज़ पर पड़ी, माइकल एंजेलो का बनाया हुआ सेफ और एक ड्रैगन का हार्ट। उसने समझा कि इन दोनों को कंबाइन करके वह आइटम स्टोरेज के लिए सबस्पेस बना सकता है। उसने दोनों आर्टिफैक्ट्स को कंबाइन किया। उसने पूरी ताकत लगाई। उसकी जीभ एफर्ट से बाहर निकल आई। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि जिन ने सक्सेसफुली 5 टन कैपेसिटी वाला सबस्पेस बना लिया है। जिन ने झटका खाया, किसी ने उसे आवाज़ दी। पीछे होस्ट खड़ा था, मुस्कुरा रहा था और उसे धन्यवाद दे रहा था कि उसने सबको बचा लिया। एक छोटा लड़का होस्ट से चिपका हुआ था और जिनको थैंक्स कह रहा था। जिन ने सोचा कि उसे इन आइटम्स के लिए पे करना पड़ेगा। उसने भौहें चढ़ाई और कहा कि वह ये सब फ्री में नहीं ले रहा, लेकिन होस्ट ने कहा कि सब ठीक है। जिन ने हैरानी से देखा। होस्ट मुस्कुराया और बोला कि वह बेहोश हो गया था, और जब उसे होश आया तो उसने जिन को देखा, वही था जिसने उनकी जान बचाई। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा कि वह कभी भी जिन के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। जिन कुछ पल के लिए चुप हो गया। ये उसके लिए नया था। उसने आंखें बंद की, हल्की मुस्कान दी और वहां से चल दिया, सोचते हुए कि ये फीलिंग अलग थी, अच्छी थी। दृश्य बदलता है। टेस्ट टावर का तीसरा फ्लोर, कैथीड्रल ऑफ हेट्रेड। कॉरिडोर का दरवाजा खुलता है। एक लड़की एरो से बचने के लिए टेबल उठाकर अपने सामने करती है और फिर उसे फेंक देती है। वह झंझलाकर पूछती है, इतनी सिक्योरिटी क्यों है? वह थकी हुई आवाज में कहती है कि हर बार यह सब झेलना पड़ता है। उसके पीछे एक चश्मा पहने आदमी खड़ा था। उसने कहा कि वह शिकायत करना बंद करे। वह पहले ही एलेक्स की वजह से खराब मूड में है। मेलिना मुड़ी और नाखुश होकर उसे देखने लगी। उसने बिना झिझक स्नेक डैगर उसकी गर्दन पर रख दिया और ठंडे स्वर में पूछा, क्या उसे सच में उसके खराब मूड की चिंता करनी चाहिए? उसने शांत लेकिन खतरनाक आवाज में जवाब दिया कि अगर वो मरना नहीं चाहती तो उसे करनी ही पड़ेगी। तभी अचानक कोई उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, बस करो। उसके रोब पर उल्टा क्रॉस बना हुआ था। प्लेग डॉक्टर मास्क पहने वह आदमी उन्हें देखकर बोला कि उसे यकीन ही नहीं होता कि ये दोनों 10 साल से साथ सर्वाइव कर रहे हैं। दोनों ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा और फिर नजरें फेर लीं। उसने पूछा कि वे हमेशा बिल्ली कुत्ते की तरह क्यों लड़ते रहते हैं। दोनों अलग अलग बेंचेस पर जाकर बैठ गए। उस अजनबी ने गंभीर स्वर में कहा कि उसने उन्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि एक नया कैरेक्टर सामने आया है जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। वह जिन है। मेलिना ने हाथ हिलाते हुए कहा कि शायद उसने पहले ये गेम खेला होगा, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि वो बाकी रैंकर्स से ज्यादा स्ट्रांग है। अजनबी मुड़ा और उसे सावधान रहने को कहा। हो सकता है वो उनसे भी ऊपर पहुंच चुका हो। मेलिना ने लापरवाही से कहा कि जो लोग 20th फ्लोर तक पहुंचते हैं वही कंसिडर्ड होते हैं और उसे नहीं लगता कि वो वहां तक पहुंचा होगा। उसके साथी ने धीरे से कहा कि उसे भी लग रहा है कि वे शायद गलत हैं। उसने अजनबी की ओर देखा और कहा कि उन्होंने खुद इंटरनेशनल पुलिस से बचने के लिए ट्रायल टावर जैसी अनपॉपुलर वर्चुअल रियलिटी चुनी थी, इसलिए टावर को बहुत अच्छे से जानते हैं। मेलिना ने जवाब दिया कि बाकी लोग इतनी मेहनत करना ही नहीं चाहते। वो पीछे झुक गई और बोली कि शायद जिनने यह क्रूल गेम सिर्फ बोर्डम में खेला होगा। उसने शैंडलियर की तरफ देखा और कहा कि इस गेम को सीरियसली लेने के लिए आदमी को थोड़ा पागल होना पड़ता है। अजनबी कुछ पल चुका। दोनों ने उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन वो समझ गया कि वे कम से कम एक दूसरे को समझते हैं। उसकी आंखें लाल चमक उठीं। उसे साफ पता था कि जिनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। उसने फैसला किया कि इस थ्रेट को खत्म करना जरूरी है। उसने आदेश दिया कि सेड्रिक पर नजर रखी जाए। फिर वो धीरे धीरे हवा में घुल गया और जाते जाते कहा कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मेलिना मुस्कुराई और बोली, वह बूढ़ा हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दृश्य बदलता है। एक सनी दिन। जनवा अपनी टांग घुमाते हुए अटैक करती है। तेमेन डिफेंस में खड़ा होता है और समहाउ ब्लॉक करता है, लेकिन इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि उसकी गार्ड टूट जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। जनवा तुरंत पूछती है, सब ठीक है? वो कांपते हुए अंगूठा ऊपर उठाकर सिग्नल देता है कि वो ठीक है। ट्रेनिंग के बाद दोनों साफ सफाई करते हैं। तेमेन उसे बुलाता है और स्क्रीन की तरफ इशारा करता है। वहां एक अननोन प्लेयर दिख रहा था। वह कहता है कि यह आदमी उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। जानवा उसके पास काउच पर बैठ जाती है और कैजुअली कहती है कि शायद वह भी बाकी लोगों की तरह ब्लफ कर रहा होगा, लेकिन टेमिन सिर हिलाता है और कहता है कि उसमें कुछ अलग है। दोनों स्क्रीन देखने लगते हैं। जनवा हैरानी से पूछती है, क्या वो सच में 3rd फ्लोर के बॉस रूम में ट्रीमान टेम्पल के सामने खड़ा है? टीमन बताता है कि यह जगह बहुत फेमस है। अगर ट्रीमान के 3 सवालों का सही जवाब दे दे तो उसे स्किल आइटम रिवॉर्ड में मिलता है। लेकिन असली प्रॉब्लम है उन सवालों की डिफिकल्टी। स्ट्रीम में अननोन प्लेयर उस पेड़ के सामने खड़ा था जिसका चेहरा इंसानों जैसा था। चैट में लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे। पेड़ मुस्कुराया और बोला कि उसे बहुत समय बाद कोई विजिटर मिला है। उसने पूछा, क्या वह उसकी रिडल सॉल्व करने आया है? वह आदमी हाथ जेब में डालकर कैजुअली बोला, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछो। पेड़ ने भौहें सिकोड़कर कहा कि अगर वह 3 रिडल सॉल्व कर लेता है तो उसे एक स्पेशल लीफ मिलेगा, लेकिन अगर उसने एक भी गलती की तो सजा मिलेगी।
तभी उसके आसपास कई वुडन जायंट्स प्रकट हो गए। पेड़ ने पहली पहेली पूछी। उसने सी ड्रैगन का जिक्र करते हुए पूछा कि कैलगोलिन्स के लिए समुद्र में आइडियल डेप्थ और टेम्परेचर क्या है। तेमिन और जनवा दोनों कंफ्यूज होकर स्क्रीन देखने लगे। ऐसे सवाल का जवाब कौन दे सकता है? लेकिन अननोन ने तुरंत हाथ उठाकर जवाब दिया, डेप्थ 175 मीटर्स और टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस। दोनों चौंक गए। पेड़ ने भी हैरानी से मुंह खोल दिया। अननोन ने कामली कहा, अगला सवाल पूछो। पेड़ ने कहा कि उसने अभी ये कंफर्म भी नहीं किया कि जवाब सही है या नहीं, लेकिन वह आदमी बोला उसे पता है कि जवाब सही है, इसलिए समय वेस्ट ना करे। पेड़ थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन उसने दूसरा सवाल पूछा, स्पॉन्जी बॉडी का सही उपयोग कैसे किया जाता है? अननोन ने बिना रुके जवाब दिया कि सोलर डेजर्ट का सॉल्ट और एक प्रीस्ट का होली वाटर, जिसने प्रोफेशन चेंज किया हो, उन्हें लो हीट पर 5 घंटे तक बॉईल करना होता है। पेड़ ने इस बार सिर हिलाकर कहा, यह सही है। अननोन बिल्कुल काम रहा। पेड़ ने आखिरी सवाल पूछा, सेलेस्टियल प्लेटो के जायंट ईगल्स साल में सिर्फ एक बार मेट करते हैं, वह कब होता है? अननोन ने बिना हेजिटेशन उंगली उठाकर कहा, जब टावर में पहली बार बर्फ गिरती है। पेड़ हंस पड़ा। उसने कहा कि यह भी सही जवाब है। अननोन ने अपनी नाक मास्क के ऊपर से रगड़ी और कैजुअली कहा कि उसे टावर के बारे में बात करना इंटरेस्टिंग लगता है। पूरा चैट पागल हो रहा था। पेड़ ने खुद को शांत किया और कहा कि वह उसे एक लीफ देगा, रेड, येलो या ग्रीन में से चुन सकता है। उसने बताया, रेड लीफ फायर मॉडिफायर देता है, पीला लीफ डिफेंस बढ़ाता है। टिमेन हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि उसे पता है ग्रीन लीफ मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है। जनवा ने खुद की तरफ इशारा किया और कहा कि आगे बॉस के साथ लंबी लड़ाई होने वाली है, इसलिए वह जानना चाहती है कि अननोन क्या चुनेगा। उसने कहा कि अगर वह होती तो स्पीड लेती, लेकिन अननोन ने शांत आवाज में कहा कि उसे इन लीव्स की जरूरत ही नहीं है। उसने कहा कि वह कुछ और लेना चाहता है। वह आगे बढ़ा, पेड़ को छुआ और बोला, वह ब्लैक लीफ दे जिसे वह छुपा रहा है। पेड़ डर गया, उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। उसने पूछा, उसे ब्लैक लीफ के बारे में कैसे पता चला? जनवा और तेमिन एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। पेड़ ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा कि वह जिन को ब्लैक लीफ नहीं दे सकता, लेकिन अगर वह रेड चुनता है तो उसे एक्स्ट्रा ग्रीन लीफ दे सकता है। क्या यह फायदा नहीं है? अननोन मुड़ा और जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला कि महान और सम्मानित श्रीमान ने कहा था कि सही जवाबों के बदले वह वही लीफ देगा जो वह चाहेगा। उसने कहा कि वह उसी से बात कर रहा है। उसने हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि उसे ब्लैक लीफ दे, वरना वह उसे झूठा और बेईमान कहेगा। पेड़ की शाखाएं एक्साइटमेंट और डर से कांपने लगीं। अननोन ने कहा, अगर मैनेजर्स को पता चला तो वे क्या सोचेंगे? अचानक पेड़ के सारे लीव्स गिरने लगे। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि स्पिरिट ने अपना वादा निभाया और जिन को उसका डिजर्व रिवॉर्ड मिला। जिन को 1 2 8 0 ब्लैक लीव्स मिले। उसने एक लीफ हाथ में कसकर पकड़ा और सोचा कि पजल का आखिरी टुकड़ा अब तैयार है। उसने धीरे से कहा, अब शुरू करने का समय है। उसने लाइटनिंग डैगर निकाला, ट्री जायंट्स की तरफ देखा और कहा कि पहले इन्हें खत्म करेगा। सीन बदलता है। 2 गार्ड्स पोर्टल के सामने खड़े थे। एक ने दूसरे से पूछा, सुना क्या? अननोन ने ऑलरेडी थर्ड फ्लोर बॉस रेड शुरू कर दिया है। दूसरे ने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी? उसे जवाब मिला कि अब वे आराम से बैठ सकते हैं। गार्ड्स के सामने और भी सोल्जर्स खड़े थे। एक गार्ड ने पूछा, क्या सच में एंट्रेंस डिफेंड करने का कोई मतलब है? यहाँ कौन आएगा? बस एक आदमी। दूसरा गार्ड बोला, हमें ऑर्डर्स मिले हैं तो बस खड़े रहो। तभी अचानक सामने खड़े सोल्जर्स पर्पल स्मोक में बदल गए। उनके हथियार जमीन पर गिर गए। गार्ड्स के पैरों के नीचे ब्लैक सर्कल्स बनने लगे। पर्पल लाइंस उनकी टांगों के चारों ओर लिपट गईं। एक आदमी वहां प्रकट हुआ। गार्ड्स रिबन्स की तरह बंध गए। अननोन ने ठंडे स्वर में कहा, सारी एनर्जी अब्जॉर्ब करो, हमें सब कुछ चाहिए, समय बर्बाद नहीं कर सकते। उसी समय सेड्रिक और उसके लोग पोर्टल के सामने आकर खड़े हो गए। सेड्रिक ने कहा, वह ऑलरेडी शुरू कर चुका है। टेम्पल के ऊपर लीव्स उड़ रहे थे। अननोन मुड़ा। उसके पीछे एक हेडलेस जायंट गिर रहा था। चैट में लोग उसकी लड़ाई की तारीफ कर रहे थे। कैमरा जिन को फॉलो कर रहा था। कुछ लोग चैट में डाउट कर रहे थे। जिन ने साफ कहा, उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। उसने कहा कि उसके पास पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए उसे परेशान न करे। चैट शॉक रह गया कि अननोन सीधे उनसे बात कर रहा है। कुछ लोग कहने लगे कि यह फेक है, अननोन व्यूअर्स से ऐसे बात नहीं करेगा। लेकिन जिन ने कैमरा की तरफ देखकर कहा, वह सच में उन्हीं से बात कर रहा है। उसने कहा, देखना है तो देखो, नहीं देखना तो चले जाओ। बहुत से स्ट्रीमर्स व्यूअर्स को खुश करने के लिए बिहेव करते हैं, लेकिन अगर शुरुआत से ही इंसान वही करे जो वह चाहता है तो एक अलग ही फैंडम बनती है। चैट उसकी ऑडासिटी देखकर हैरान रह गया। जिन धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ा। तभी पहाड़ के ऊपर एक पर्पल फ्लैश हुआ। जिन मुड़ा। उसे महसूस हुआ कि वहां कोई और भी है। उसने कैमरा पकड़ा और कहा, ब्रॉडकास्ट बंद करो। चैट को यह पसंद नहीं आया, लेकिन सिस्टम ने अनाउंस किया, ब्रॉडकास्ट समाप्त।
अचानक बैटलफील्ड में कियास शुरू हो गया। वॉरियर्स दूसरी ग्रुप पर टूट पड़े। मैजिशियंस ने पर्पल रून्स एक्टिवेट कर दिए। आर्मर्ड सोल्जर्स आगे बढ़े। स्टोन स्टैचूज अपनी जगह डिफेंड कर रहे थे। इविल स्पिरिट्स सोल्जर्स पर हमला कर रहे थे। पूरी लड़ाई छिड़ गई। जिन क्लिफ पर खड़ा सब देख रहा था। उसे लगा दोनों साइड्स बराबर हैं, लेकिन धीरे धीरे इविल स्पिरिट्स स्टोन सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय करने लगे। मतलब उनकी साइड स्ट्रांग थी। सोर्सरर्स ने रून्स एक्टिवेट किए और चिल्लाए कि अटैक उनकी तरफ आ है। एक सोर्सरर के कंधे पर वार हुआ। वे घबरा गए, उन्हें समझ नहीं आया कि अटैक कहाँ से हो रहा है। टूटे हुए फ्रैगमेंट्स उनकी तरफ उड़ने लगे। उन्होंने शील्ड्स एक्टिवेट किए और फ्रैगमेंट्स उन पर बाउंस होने लगे। फिर उन्होंने देखा स्टोन आर्मी के पीछे एक मास्क्ड आदमी खड़ा है। सोर्सरर ने तुरंत आदेश दिया, अनडेड को भेजो, उस मास्क्ड आदमी को खत्म करो। स्केलेटन आर्चर्स ने जिन पर एरोज बरसाने शुरू कर दिए। जिन स्टोन सोल्जर्स के पीछे छिप गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसमें लाइट एनर्जी घूमने लगी। उसने पैटर्नज ऑफ हेवन एक्टिवेट किया। एक फ्लैश हुआ और अनडेड पूरी तरह उस रोशनी में नहा गए। सॉर्सरर्स शॉक्ड होकर देख रहे थे। होली स्किल की वजह से उनका कंट्रोल टूट गया था। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि उन्हें माइंड कंट्रोल पर फोकस करना होगा। तभी एक विशाल वॉरियर हॉर्न्ड हेलमेट पहने उनकी ओर दौड़ता हुआ अटैक करने लगा। एक सबॉर्डिनेट घबराकर चिल्लाया, टीम नंबर 3 खत्म हो गई। सेड्रिक ने दांत भींचते हुए कहा कि उसे दिख रहा है। सामने अननोन तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने दिमाग में पूरी बैटल स्ट्रैटेजी विजुअलाइज की। 4 टीम्स बनाई गई थीं ताकि अनडेड को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब एक टीम ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। अगर पहली लाइन टूट जाए और नेटवर्क ब्रेक हो जाए तो पूरा कंट्रोल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तभी एक फायरी फ्लैश जिनके पास उभरी, वो जानबूझकर सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच रहा था। उसने स्टोन गोलम पर हमला किया और मॉक करते हुए पूछा, क्या सच में इतनी स्पीड से उसे पकड़ सकते हो? मोआई बैटल स्टैचू गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़ा। एक सोर्सरर ने सामने आती ही उस विशाल हेड की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, एनिमी हमारी तरफ आ रहा है। उसे रोकने का आदेश दिया गया। तभी अननोन अचानक सॉर्सरर्स के पीछे प्रकट हो गया। उसी पल एमओआई हवा में उछला। सॉर्सरर्स के चेहरे पर डर जम गया। उन्हें समझ आ गया कि मौत उनके सामने है। स्टैचू जमीन पर क्रैश हुआ और इम्पैक्ट से पूरा एरिया हिल गया। एक सॉर्सरर फिर चिल्लाया, पहली टीम भी खत्म हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम चारों तरफ से घिर जाएंगे। सेड्रिक ने गुस्से में जवाब दिया कि उसे सब पता है। वो चीख पड़ा, आखिर वे किस तरह के एनिमी से लड़ रहे हैं? उसने कहा कि हर बार वह उनकी स्ट्रैटेजी में खलल डाल देता है, जैसे तैयार खिचड़ी में राख डाल दी जाए। उसने अपना स्टाफ आगे बढ़ाया और गार्डियन ऑफ द पिरामिड्स एक्टिवेट करना शुरू किया। बाकी लोग चिल्लाए, अगर उसने ये स्किल यूज किया तो बॉस के लिए माना नहीं बचेगा। लेकिन सेड्रिक ने उन्हें चुप रहने का आदेश दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा कि वो सारी ताकत लगाकर उसे खत्म कर देगा। उसने वेकअप का कमांड दिया। चारों तरफ गोस्ट्स और बैंडेजेस उभरने लगे। ये उसके गार्डियंस थे। स्किल एक्टिवेट करते ही सेड्रिक खुद थककर जमीन पर गिर पड़ा। उसके लोगों ने पूछा, क्या वो ठीक है? उसने धीमे स्वर में कहा कि वो थोड़ा ज्यादा ही थक गया है। फिर उसने मुड़कर आदेश दिया, पास आओ। उसने एक सॉर्सरर को पकड़ लिया। वह डर से कांपने लगा क्योंकि सेड्रिक का हाथ उसकी लाइफ फोर्स खींच रहा था। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह सूख गया। बस खाली कपड़े बच गए। सेड्रिक ने अपनी ताकत वापस पा ली और बोला, अगर कोई हिला तो दर्द और बढ़ेगा। अननोन ने यह सब देखा, अटैक्स डॉज करते हुए। उसे समझ आ गया कि सेड्रिक अपने ही लोगों को कंज्यूम कर रहा है। सेड्रिक की आंखें लाल हो गईं। उसने पूछा, जिन कितने समय से उसका इंतजार कर रहा था? वह गार्डियंस की पूरी आर्मी के बीच खड़ा होकर पागलों की तरह मुस्कुराया और बोला, चलो अब असली मजा शुरू करते हैं। गार्डियंस अटैक के लिए टूट पड़े। सेड्रिक चीखा, बताओ उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी कैसी लग रही है? गार्डियंस ने अपने बैंडेजेस आगे बढ़ाए। वे सांपों की तरह लहराते हुए बढ़े। सेड्रिक ने गर्व से कहा कि उसके मम्मी सोल्जर्स इन बैंडेजेस को स्टील जितना मजबूत बना सकते हैं। बैंडेजेस ने स्टोन सोल्जर्स को आसानी से चीर दिया। सेड्रिक अपना स्टाफ घुमाने लगा। जीभ बाहर निकालकर ऑलमोस्ट इनसेन एक्सप्रेशन में चिल्लाया, जिन जल्दी मर जाए। दूसरी तरफ मेलिना और उसका पार्टनर दूर से ये इंटेंस बैटल देख रहे थे। मेलिना बोली, मास्क वाला ये आदमी सच में इनसेन है। उसने बहुत समय बाद सेड्रिक को इतना सीरियस देखा है। उसका साथी बोला, बेसिस डिस्ट्रॉय करने का प्लान तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद वहां रुकना बेवकूफ़ी थी। सेड्रिक ने फोर्स बैलेंस गलत कैलकुलेट किया और अब उसकी कीमत चुका रहा है। एक स्टील जायंट ने अपनी सोर्ड घुमाई। उसने कहा कि स्केलेटन्स और डेथ नाइट्स देखकर उसे लगा था कि वह हैंडल कर सकता है। सेड्रिक हंसने लगा। उसने एडमिट किया कि उसके पास काफ़ी ट्रबलसम एबिलिटीज़ हैं। साथी ने अपने ग्लासेस ठीक किए और कहा कि उन्हें इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मेलिना मुड़ी। उसने एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन देखा। बैटलफील्ड पर जिन पूरी सीरियसनेस के साथ एनिमीज को एक एक करके ख़त्म कर रहा था, वो पूरी तरह फोकस में था। उसे अपना पुराना एक्सपीरियंस याद आया।
वो बूढ़ा मास्टर जिसने कहा था कि जिन की सोच तेज है लेकिन वो अपनी ताकत जरूरत से ज्यादा खर्च करता है। मास्टर ने उसे रोप दी थी और कहा था, देखो इसे। उसने रोप को हवा में घुमाया और कहा कि असली मास्टर कम से कम ताकत में भी मैक्सिमम इफेक्ट निकालता है। उसने समझाया कि एनर्जी को सही समय पर रिलीज करना ही असली कला है। जिनकी आंखों में समझ आ गई थी। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि स्पिरिचुअल आर्ट सोर्ड स्किल का हिस्सा रिस्टोर हो गया है और अब वह इसे यूज कर सकता है। बैटलफील्ड में कुछ जमीन के नीचे से आर्क बनाते हुए निकला। मम्मी के बैंडेजेस उखड़ने लगे। जिन ने डैगर के साथ अटैक किया। सिस्टम ने बताया कि उसकी अंडरस्टैंडिंग तेजी से बढ़ रही है। सेड्रिक एनर्जी अटैक से खुद को बचाने लगा, लेकिन वह कंफ्यूज था। जिनका अटैक अब एक व्हर्लविंड बन गया था, जो हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा था। धीरे धीरे एक विशाल एनर्जी टॉर्नेडो बन गया, जो बैटलफील्ड की हर चीज को निगलने लगा। जिन ने भौएं सिकोड़ते हुए फिफ्थ सोल डांस सोल डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट किया। पूरा बैटलफील्ड चमक उठा, जमीन हिलने लगी, स्ट्रक्चर टूटने लगे। सेड्रिक किसी तरह खड़ा रह पाया, लेकिन उसकी सारी मुइज चारों तरफ उड़ गई। उसने तुरंत डबल शील्ड एक्टिवेट किया और खुद को उस विनाशकारी अटैक से बचाने की कोशिश की। उसने भौएं सिकोड़ी और सोचा कि दुनिया बदले हुए अभी सिर्फ आधा साल ही हुआ है, फिर यह इतनी ताकत लेकर आया कहाँ से। तभी उसके स्टाफ पर लगा स्कल क्रैक होने लगा और अगले ही पल फट गया। चारों तरफ एनर्जी फैल गई। सेड्रिक एक झटके से दूर जा गिरा और दर्द से चीख उठा। टॉर्नेडो धीरे धीरे शांत हो गया और चारों तरफ बस हल्की अंधेरी धुंध रह गई। नेक्रोमैंसर मलबे और लाशों के बीच पड़ा था। उसने सामने देखा और तुरंत समझ गया, अब उसे भागना होगा। वह यह लड़ाई जीत नहीं सकता। उसने आसपास पड़े बॉडीज की तरफ देखा और पीछे खड़ी अपनी आर्मी को आदेश दिया कि वे उसे कवर दें और एनिमी को डीले करें। वह चिल्लाया कि यह आदेश है। तभी पीछे से जिन उसके पास आ गया और शांत स्वर में बोला, सेब पेड़ से दूर नहीं गिरता। उसने उसे उसके ही स्टूडेंट जैसा बता दिया। सेड्रिक डर से पलटा। जिन ने कहा, पहले वो अपनी सुपीरियोरिटी का दिखावा करता है और जैसे ही हालात खराब होते हैं तुरंत भागने लगता है। सेड्रिक गुस्से में उसे स्काउंड्रल कहने लगा, लेकिन तभी उसे समझ आया यह अननोन असल में जिन ही है। जिन ने ठंडे स्वर में कहा कि उसके स्टूडेंट्स को उसकी तरफ से ग्रीटिंग्स पहुंचा देना। सेड्रिक की आंखें डर से सिकुड़ गईं। वो चीखा और अगले ही पल आग में घिर गया। उसका पूरा शरीर फ्लेम्स में जलने लगा। जिनने काम में कहा कि वो उसे अकेले बोर न होने देने के लिए ही यहाँ भेजा गया था। वो चुपचाप उस जलते हुए शरीर को देखता रहा। धीरे धीरे अनडेड से एनर्जी बाहर निकलने लगी। सॉर्सरर्स ने देखा कि उनके समन्स क्रम्बल हो रहे हैं। चारों तरफ स्टोन सोल्जर्स उन्हें घेरने लगे। कुछ ही देर में सेड्रिक का जला हुआ स्केलेटन भी पीछे गिरा पड़ा था। इतने हाई लेवल पर सोल डिस्ट्रक्शन यूज करना आसान नहीं था। जिन टेम्पल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और सोच रहा था कि वह जरूरत से ज्यादा थक चुका है। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि उसने मिड लेवल मैना रिस्टोर करने के लिए पोशंस खरीद ली हैं। उसके हाथ में 4 फ्लास्क्स थीं। उसे पता था अगर वो अभी आगे नहीं बढ़ा तो सब बेकार हो जाएगा। उसने चारों वायल्स एक साथ यूज कर ली और खुद से कहा, बस थोड़ा और सहना है। वह आगे बढ़ा और हैरानी से देखा कि उसका शील्ड यहाँ तक आ गया था। उसे याद आया कि उसे शील्ड्स हमेशा से पसंद थे। उसने उसे अपनी पीठ पर टांगा और थोड़ी नॉस्टैल्जिया फील की। फिर उसने शील्ड हाथ में लिया और फाइटिंग स्टंट्स में आ गया। सामने स्टोन सोल्जर्स खड़े थे। तभी 4 विशाल जायंट्स आगे बढ़ने लगे। टेम्पल गार्ड, लॉर्ड ऑफ द फोर, जिन उनके सामने खड़ा हो गया। जायंट्स ने अटैक किया। उसने शील्ड से उनके अटैक्स ब्लॉक करने शुरू किए और बोला उसे उनकी खामोशी पसंद है। वह तेजी से मूव करने लगा, ब्लोज डॉज करता हुआ। उसने जायंट्स पर कट्स लगाना शुरू कर दिया और बोला, जल्दी की निकालो, वह थक चुका है। लेकिन जायंट्स बिना रुके अटैक करते रहे। उनमें से एक पहले ही गिर चुका था। जिन ने शील्ड दोनों हाथों से पकड़ा और पैटर्न समझने की कोशिश की। तभी एक जायंट के हाथ में गोल्डन बड दिखाई दी। वह पगोडा ऑफ नॉलेज यूज कर रहा था। उस गोल्डन बड के अंत में एक की थी। जायंट ने उस फ्लावर को दबाया और वो ग्रीन एनर्जी से चमकने लगा। सिस्टम ने बताया कि मेन हॉल की रिएक्ट कर रही है। जिनका मास्क धीरे धीरे गायब होने लगा। गेट के पीछे की एंटिटी इस कॉल का जवाब दे रही थी। अचानक एक विशाल ऑरेंज फ्लावर प्रकट हुआ। जिनने भौएं सिकोड़ी, एनिमी सेफ खेल रहा था। उस फ्लावर से गोल्डन हैंड्स निकले और एक गोल्डन सेज प्रकट हुआ, बोधिसत्वा। उसने चारों ओर डिस्ट्रॉयड जायंट्स को देखा और कहा कि उसे बहुत समय बाद बुलाया गया है। वह मुस्कुराया और बोला कि उसने नहीं सोचा था कि विजिटर्स में कोई ऐसा होगा जो की यूज करने लायक थ्रेट बनेगा। जिन ने अपने हाथ नीचे किए और शांत स्वर में कहा, वह सिर्फ इस फ्लोर के बॉस को खत्म करना चाहता है। डीटी मुस्कुराया और उसे इंटरेस्टिंग कहा। उसने कहा कि बाकी कुछ भी हो, वो उसकी ब्रेवरी को मानता है। जिन पीछे कूदा और बोला कि वह जल्दी खत्म करना चाहता है, वो बहुत थक चुका है। डीटी ने कहा कि वो बातचीत जारी रखना चाहता है। जिन फिर कूदा, शील्ड उठाया और बोला, स्टैचूज से बात करना उसे मजेदार नहीं लगता। तभी स्टैचू के हाथों में स्पीयर्स प्रकट हुए। उसने कहा कि जिंदगी का हर पल एक गिफ्ट है
और जिन को फूलिश चाइल्ड कहा। उसने अपने कई हाथ घुमाए और कहा, जब तक जी सकता है एंजॉय करे, क्योंकि मौत आने पर उसे यही पल याद आएंगे। जिन ने भौहें सिकोड़ी, स्टैचू मुस्कुराया और एक ग्रीन फ्लैश हुआ। जिन ने शील्ड से उस पावरफुल ग्रीन बीम को ब्लॉक किया, लेकिन शील्ड टूटने लगा, क्रैक्स फैलने लगे। वह झुक गया। अटैक इतना पावरफुल था कि सिर्फ ब्लॉक करते हुए भी उसे लगा कि उसका शरीर टूट रहा है। उसने खुद को आदेश दिया, बस सहना है, उसके पास सिर्फ एक मौका है। स्टैचू मुस्कुराया और बोला कि वह सोनिक अटैक्स भी सह गया। उसके कई हाथ एक साथ जिन पर टूट पड़े। जिन ने स्टैंस लिया और आइस क्रिएशन यूज करके खुद को ठंडी भाप से ढक लिया। उसके सामने एक विशाल आइस बैरियर खड़ा हो गया, लेकिन अगले ही पल वो टूट गया। स्टैचू के स्पीयर्स ने उसकी डिफेंस आसानी से डिस्ट्रॉय कर दी। स्टैचू ने भौं सिकोड़ते हुए उसे लड़का कहा और ताना मारा कि वह वेस्टर्न मैजिक इस्तेमाल कर रहा है। उसने दोनों हाथों से वार किया और एक ही हाथ से जिनका शील्ड पकड़ लिया। वह मुस्कुराया और बोला, यह कितने बेकार ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा है। तभी अचानक उसके सामने एक ब्लैक फ्लैश हुआ। जिन थ्रोइंग स्टैंस में ही खड़ा रहा। स्टैचू के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रही थी और उसी पल उसका हाथ जिन के डैगर से छेद दिया गया। उसने कहा, पॉइजन उस पर काम नहीं करता। जिन ने अपना लाल एनर्जी से भरा हुआ मुट्ठी कसते हुए कहा कि यह पॉइजन नहीं, ब्लड एनर्जी है। एक बार जख्म लग जाए तो डैमेज लगातार चलता रहेगा। स्टैचू ने बिना झिझक अपना ही हाथ तोड़कर फेंक दिया और बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी ट्रिक 2 बार काम नहीं करती। वह हाथ जमीन पर जोर से गिरा। उसने जिन को घूरते हुए पूछा, अब क्या करेगा? उसने तो सिर्फ एक हाथ ही हटाया है। जिन ने हल्के से हाथ टिकाकर कहा, वह सही है, काफी नहीं होगा। और उसने ये भी कहा कि वो एक ही तरीका 2 बार इस्तेमाल नहीं करता। उसने स्टैचू के हाथ से पर्ल निकाल लिया और बोला, उसे वही मिल गया जो वह चाहता था। स्टैचू ने भौहें सिकोड़ी। उसे समझ आ गया कि जिन शुरू से उसी जेम वाले हाथ को टारगेट कर रहा था। जिन ने तुरंत आर्टिफैक्ट्स कंबाइन करना शुरू किया और डीटी से कहा कि उसने खुद ही अपनी गलती से अपना हाथ खो दिया। ग्रिमवर और पर्ल आपस में मर्ज होने लगे। एस रैंक लेमेटन का गोल्डन डॉन प्रकट हुआ, जो मैजिकल एबिलिटीज को स्टडी करने की क्षमता देता है। जिनने ग्रीडी गेज एक्टिवेट किया और स्टैचू की एबिलिटीज एनालाइज करने लगा, लेकिन उसे सिर्फ नाम ही दिखाई दिया। डीटी ने निराश होकर सिर झुका लिया। सिस्टम ने कॉपिंग कंडीशंस दिखाई। 5 मिनट के अंदर आइस मैजिक से अपोनेंट को इरिटेट करना होगा और इसके लिए स्पेसिफिक म्यूजिक और अटायर जरूरी है। जिन सिस्टम विंडो को देखकर एकदम फ्रीज हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, सिस्टम अब सच में पागल होता जा रहा है। लेकिन उसने कुछ प्रेस किया और राहत की सांस ली। वह ये कर सकता था। स्टैच्यू ने पूछा, वह क्या कर रहा है? जिन ने ग्रामोफोन समन किया और बोला कि कंडीशंस अजीब हैं, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। उसने कहा, अगर वह नीचे के 25 फ्लोर्स क्लियर करता है तो मंडला सिर्फ यहीं मिल सकता है। डीटी गुस्से में बोला, यह लड़का आखिर कर क्या रहा है? तभी म्यूजिक बजना शुरू हो गया। जिन ने सिर पकड़ते हुए कहा, अब कुछ मत पूछना। उसने अपने लिए एक वुमेन विग क्रिएट की और बोला कि वो खुद भी इस सिचुएशन से खुश नहीं है। स्टैचू की नसें फूल गई। उसने गुस्से में पूछा, आखिर वह सेंट के नाम पर क्या कर रहा है? म्यूजिक की स्पीड बढ़ गई। स्टैचू ने चिल्लाते हुए अटैक किया। क्या वह सच में उसके सामने मजाक कर रहा है? उसी समय अवलोकितेज ने मंडला स्किल एक्टिवेट की। उसके हाथों में वेपन्स उभरने लगे। उसने अटैक करते हुए कहा, उस दर्द को महसूस करो जो लाखों संसार के बाद आता है। जिनने ग्रिमवार घुमाया और एक विशाल आइस वॉल खड़ी कर दी। स्टैचू लगातार अटैक करता रहा, लेकिन जिन काम खड़ा रहा। उसके आसपास आइस शार्ड्स उड़ रहे थे। उसने कैजुअली कहा कि रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा है। डेटी गुस्से से उसे घूर रहा था। हजारों अटैक्स उस आइस बैरियर पर गिर रहे थे। दूर से मेलेना और उसका पार्टनर यह सब देख रहे थे। मेलेना ने कहा, उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिन की आइस मैजिक इस लेवल तक पहुंच गई है। दोनों क्लिफ के ढलान पर पड़े हुए थे। मेलेना ने पूछा, ये विग आखिर है क्या? उसका साथी खड़ा हुआ और बोला, उसकी एक्शंस प्रेडिक्ट ही नहीं की जा सकती। अननोन ने सेड्रिक को हराया और अब वह 1000 आर्म्ड स्टैचू से लड़ रहा है। अवलोकितेज की पावर बहुत बड़ी है। 10th फ्लोर तक पहुंचने के बाद भी इसे हैंडल करना आसान नहीं होता। इसे 3rd फ्लोर का सेकंड बॉस कहा जाता है। उसने जिनको ध्यान से देखा और कहा कि उसकी ताकत इंसानों की लिमिट से आगे जा चुकी है। मेलिना ने पूछा, अगर वे दोनों मिलकर अटैक करें तो क्या जीत सकते हैं? उसने सिर हिलाया, ये मुश्किल होगा। मेलिना मुड़ी और बोली, उन्हें रिट्रीट करना चाहिए। बिना हायर सपोर्ट के वे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथी रीचाओ ने मना कर दिया, वे पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने अपनी पोजीशन के लिए बहुत मेहनत की है और अगर वे भागे तो सब खत्म हो जाएगा। मेलिना ने पूछा, तो क्या करें? क्या वह सच में सिर्फ पोजीशन के लिए मरने वाला है? तभी उसके हाथ में एक कॉइन उभरा। उसने कहा, अब वही टाइम आ गया है। मेलिना मुस्कुराई।
पहाड़ी पर एक पर्पल फ्लैश हुआ। जिन मुड़ा, उसे समझ आ गया कि डिमोनिक ह्यूमंस ने सिर्फ सेड्रिक को ही नहीं भेजा था, और भी लोग आ चुके हैं। वह फिर से स्टैचू के अटैक्स डॉज करने लगा। उसने आंखें बंद कर ली। स्टैचू ने चिल्लाकर कहा, उससे नजरें हटाने की हिम्मत न करे। जिन बैठ गया, उसका हाथ आग से जल उठा। उसने फायर एलिमेंट यूज किया और कैजुअली माफी मांगी। ग्रिमवार खुद ही पेजेस पलट रहा था। उसने कहा कि वह अपने बाल ठीक कर रहा है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। उसी समय आइस क्रिएशन एक्टिवेट हुआ। आइस शार्ड्स की बारिश स्टैचू की ओर दौड़ पड़ी। जिन्हें हल्की हंसी के साथ कहा कि उसकी वजह से वह सच में थोड़ा वरीड हो गया था। स्टैचू गुस्से से गरजा और एक बार फिर पूरी ताकत से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जिन ह्यूक ने आइस मैजिक इस्तेमाल किया और बर्फ की दीवारों से स्टैचू के हर अटैक को रोकने लगा। स्टैचू ने उसे देखकर उसे बेवकूफ कहा, जैसे उसे लग रहा हो कि यह सब बेकार है। तभी बैरियर ट्रैप एक्टिवेट हो गया और एक हरा डोम बन गया, जिसने स्टैचू और जिन ह्यूक दोनों को अंदर कैद कर लिया। डीटी ने अपना एक हाथ घुमाया और ताने मारते हुए पूछा, क्या जिन ह्यूक सिर्फ खुद को बचा सकता है? उसका कॉन्फिडेंस कहाँ गया? ये कहते ही स्टैचू उछला और फिर से हमला किया। उसके वार डोम से टकराकर वापस उछलने लगे, लेकिन अंदर जिन ह्यूक गोल्डन स्लैशेस के बीच फंस गया। या उसने तुरंत फिर से आइस मैजिक इस्तेमाल किया और अपने चारों तरफ एक आइस डोम बना लिया। स्टैचू ध्यान से देख रहा था कि उसके सारे स्लैशेस उस डोम के अंदर ही बाउंस हो रहे हैं। उसने धीरे धीरे डोम को दबाया और कहा कि रेजिस्टेंस बेकार है। फिर उसने अपनी फेवर एबिलिटी इस्तेमाल की। अचानक जायंट पाम्स उस आइस डोम के चारों ओर प्रकट हो गए। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि अवकितेस ने डिवाइन स्पीयर एक्टिवेट कर दिया है। स्टैचू ने पूरे जोर से डोम पर वार किया। एक तेज आवाज के साथ डोम टूट गया और बर्फ के टुकड़े हर दिशा में उड़ गए। जिन ह्यूक तुरंत ऊपर कूद गया। स्टैचू के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल वह चौंक गया। जिन ह्यूक ने पूछा, क्या वही अटैक्स दोबारा काम नहीं करेंगे? स्टैचू ने नीचे देखा। जिन ह्यूक उसके पैरों के पास दौड़ रहा था और बोला, क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। उसने थ्रोइंग स्टांस ली। स्टैचू गुस्से में नीचे देखने लगा, जहां उसके पैरों के पास बर्फ के टुकड़े जमा हो रहे थे। अचानक वह बर्फ से ढक गया और दर्द से चिल्लाने लगा। जिन ह्यूक पीछे की ओर स्लाइड हुआ और बोला, क्या उसे पता है कि वह कितना इंसल्टेड महसूस कर रहा है? स्टैचू गुस्से में उछल पड़ा, लेकिन अब वह खुद एक आइस प्रिजन में फंस चुका था। जिन ह्यूक ने शांत स्वर में पूछा, जो व्यक्ति सेल्फ इंप्रूवमेंट से निर्वाण तक पहुंच गया, वह इतना बायस्ड क्यों है? उसने आइस वॉल की ओर हाथ बढ़ाया। उसके पास एक मिडिल फिंगर का स्ट्रक्चर बन गया। जिन ह्यूक ने कहा कि कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के लिए शॉक थेरेपी से बेहतर कुछ नहीं होता। स्टैच्यू का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने चिल्लाकर कहा कि वो उसे अविची के एंडलेस सफरिंग में भेज देगा। वो उसे हजारों लाखों बार इंसेक्ट के रूप में रीइंकार्नेट करेगा। तभी सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि कॉपिंग कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। जिन ह्यूक ने सक्सेसफुली मंडला एबिलिटी कॉपी कर ली, जो वेपन्स को स्पेशल पावर्स दे सकती थी। जिन ह्यूक ने अपना विग उतार दिया। उसके पीछे स्टैचू जैसे मैजिक सिंबल्स दिखाई देने लगे। डेटी के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। जिन ह्यूक ने उस आईसी मिडिल फिंगर को छुआ। डेटी ने घबराकर पूछा, वह यह एबिलिटी कैसे इस्तेमाल कर सकता है? उसने कहा कि इस मंडला को समझने में अनगिनत साल की मेडिटेशन लगती है। एक साधारण इंसान इसे कैसे यूज कर सकता है? जिन ह्यूक ने बस हाथ हिलाया और कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस स्किल की पोटेंशियल बेकार ना जाए। उसने स्टैचू को डिसअपियर होने का आदेश दिया। मिडिल फिंगर सीधे स्टैचू की ओर इशारा करने लगा और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। वह आइस प्रिजन के अंदर घुस गया और स्टैचू को भेद दिया। स्टैचू ने डर से अपनी हालत को देखा। अगले ही पल एक तेज हरी रोशनी चमकी और स्टैचू कई टुकड़ों में बिखर गया। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि जिन ह्यूक का लेवल बढ़ गया है। जिन ह्यूक अब उस 1000 आर्म स्टैचू के टूटे हुए हिस्सों पर बैठा था। उसके हाथ में एक गोल्डन की थी और वह आराम कर रहा था। ये की उसे थर्ड फ्लोर के बॉस को समन करने की एबिलिटी देती थी। वह धीरे धीरे उठा, स्टैचू के रिमेन्स के पास से गुजरा और खिंचाव लिया। उसने कहा कि अब यह गेम से ज्यादा मुश्किल हो गया है। चलते हुए वह एक नेक्रोमांसर की लाश के पास से गुजरा और बोला कि वह बहुत थक गया है। उसने अपने स्टैट्स खोले, उन्हें स्क्रॉल किया और सोचा कि अब उसे माना पर ज्यादा पॉइंट्स स्पेंड करने होंगे। उसका माना अब 77 तक पहुंच चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा कि अगली बार उसे माना रीजनरेशन के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारा ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही नए और उपयोगी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।